दोस्तों, स्वागत है आपका तरकाई स्पीशीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर ये है फंडामेंटल। यूजुअली क्या होता है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस यहाँ से ज्यादा का टेस्ट पूछता है, टेस्ट में ज्यादा का क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जैसे कौन से अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल को ऐड किया गया, कौन से सब आर्टिकल को, मतलब जो उप आर्टिकल होते हैं जो जिनको ऐड किया गया उनके बारे में पूछ लेता है। अमेंडमेंट के बारे में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ये अमेंडमेंट से ये अनुच्छेद आया, ये अनुच्छेद आया, ये अनुच्छेद आया, ये आर्टिकल आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा कि इन चीजों को फिर भी फोकस किया जाए। इसी के साथ में जो दूसरा टारगेट रहेगा कि आर्टिकल 12 क्यों आया, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 32 क्या है, 34 क्या है, 33 क्या है, 31A क्या है, 31B क्या है, 31C क्या है, 31A B C, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत से केसेस के बारे में भी देखेंगे कि ये केसेस का नेचर क्या है, ये फंडामेंटल राइट लेने का मकसद क्या था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन जैसी चीजें थी। लाहौर सेशन का बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस रहा है यहाँ पे 1929 का, जिसके वजह से एक एक दिशा मिली कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाना। धीरे धीरे ये कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होने लगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री में कि हमें चैलेंज किया गया था कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं पाएंगे, तो बना के दिखाया गया मोतीलाल नेहरू जी की तरफ से। पहले उनकी एक मूलभूत एक प्रतिबिंब दिखाया गया, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो आज जो हम बात करेंगे कि ये फंडामेंटल राइट का जो बेसिक, मतलब जो इसका मूलभूत है, वो आया कहाँ से। तो वो आया था यूएस के बिल ऑफ राइट्स के वजह से। अच्छा, अब यूएस का बिल ऑफ राइट क्या बताता है, ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या पहले से मेंशन नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑब्वियसली था, पहले से मैं बताया आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही मेंशन था। ये बस इसका जो बेसिक कुछ चीजें होती है जो यूएस के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पहले से नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल और डेवलपमेंट मिला गया है। तो लक्ष्य क्या करता है ये, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और विकास। ठीक है, अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इंश्योर करता है। जैसे संशोधन, अमेंडमेंट बताएगा, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल के आया, अमेंडमेंट की एक परिभाषा, संशोधनीय की एक परिभाषा यहाँ से निकल के आई कि अमेंडमेंट क्या होता है, लॉ क्या होता है। आज इसके बारे में हम सब डिटेल में बात करेंगे। जस्टिसेबल है कि नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल है तो क्यों है, और उसका जस्टिसेबल होना क्यों बनता है। इंदिरा गांधी जी ने क्या ऐसा किया था जिसके वजह से आर्टिकल 31A B C जैसी कॉन्सेप्ट आए थे, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। क्वालिफाइड की योग्य क्या है इसके अंदर, उचित प्रतिबंध क्या है, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक सेफगार्ड क्या क्या, लोकतांत्रिक सुरक्षा क्या 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 उपाय है, इसके बारे में बात कर लेंगे। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि जैसे कि हम जानते हैं नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 में, पूरी फंडामेंटल राइट डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब खत्म हो, कुछ देर के लिए खत्म कर दी जाती है। बस आर्टिकल 20 और 21, इसके पीछे स्टोरी क्या है कि 20-21 ही क्यों बच जा रहे हैं। 44th अमेंडमेंट से ये डाला गया है कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक भरोसा ले लिया था कि अगर गरीब है, अगर मैं किसी गरीब को सुधारने के लिए कुछ कर रही हूँ तो उसके लिए मैं, अगर मुझे चाहिए तो मैं पूरा फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती हूँ। उन्होंने किया, लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट 1970 जैसी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये अमेंडमेंट ला के इंश्योर कर दिया आप सब तो खत्म कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं खत्म कर सकते। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करने से पहले जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, वहां पे पूछा जाता है कि राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल है, 1919 से लेके 22 तक, है ना। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कौन से आर्टिकल से है, तो 23 से लेके 24 तक। फिर उसके बाद है हमारा 23 से लेके 24 तक हो गया। फिर उसके बाद आता उसके बाद हमारा आता है राइट टू फ्रीडम रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है हमारा 25 से 28 के बीच में। फिर उसके बाद आता है हमारा कल्चर एंड एजुकेशन राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा संवैधानिक अधिकार, जो कि आती है हमारी आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। फिर हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करवा दूंगा। 29 to 30 यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जाती है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा,
ओके, अब थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन। ओके, अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन क्या है यहाँ पे कि रेमेडीज है, आर्टिकल 32 है जो कि हैबियस कॉर्पस होता है, बाकी सब या अधिनियम होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करें। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि आप जानते हो कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था, उसको हटा दिया गया किससे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो इसको याद रखिए, संपत्ति का अधिकार जो है, ये जो अनुच्छेद 31 था, इसको संविधान से हमारे हटा दिया गया। तो कौन से संशोधन से हटाया गया, तो वो है 44वां संशोधन 1978। ठीक है, मैं अभी कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, फिर हम इसके बाद डिटेल में जाएंगे कि आर्टिकल 12 क्या बोलता है, इसके बारे में हम चलेंगे, थोड़ा बस सब्र बना के। ओके, फिर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स। अब सिटीजन के पास कौन से फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, होता तो सब है, मगर सिर्फ सिटीजन के लिए जो एबिलिटी है वो है 15, 16, 19, 29, 30। फॉरेनर के लिए कौन है, तो वो है 14, 20, 28, बस इतने हैं, और भी है मगर ये ज्यादातर इसको मिल जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। अब आप ये सोचिए कि क्यों जरूरत पड़ा एक स्टेट की डेफिनेशन देने के लिए। जब आर्टिकल में जब ये बात की गई कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होनी चाहिए, कि एक स्टेट क्या है, स्टेट मतलब कि कौन मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे इसमें कौन सी सरकारी और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अर्ध सरकारी संस्थान जुड़ी हुई है। तो स्टेट यहाँ पे आप राज्य बोल सकते हो, एक कंट्री को बोल सकते हो, कोई एक बॉडी को भी बोल सकते हो। लेकिन स्टेट जैसी वर्ड आर्टिकल 12 में डाला ही क्यों, वो इसलिए डाला गया कि आपको पता हो कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन या तो एक्सट्रक्शन हो रहा है, तो आपको ये तो पता होना कि मैं किससे जाके केस करूंगा। तो इसके लिए आर्टिकल 12 ने बताया कि ये एक स्टेट है, आप इसके पास जाइए, ये गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब एक सरकारी या तो अर्ध सरकारी निकाय है, यहाँ पे आप जाइए और अपने अधिकार का जो हनन हुआ है उसके बारे में पूछिए। तो आर्टिकल 12 यहां से इसकी एक उत्पत्ति हुई थी और यहीं पे सबसे बड़ा लॉजिक यहां से आया। अब बात है कि हम स्टेट किसको बोलेंगे, है ना, हम किसी को सरकार या अर्ध सरकारी न्याय किसको बोलेंगे, तो जिसके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। मैं लिख दे रहा हूँ, प्लीज लिखते रहिएगा। कुछ लोगों का आया था कंप्लेंट कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ अभी। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, मैं कुछ कुछ वर्ड बोल दे रहा हूँ, जहां पे यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा तो मैं बता दे रहा हूँ। फाइनेंशियल असिस्टेंस है, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय सहायता, पहला हो गया। दूसरा है कंट्रोल, नियंत्रण में जो नियंत्रण लेती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर से आप बोल सकते हो। फिर है हमारा पावर ऑफ ट्रांसफर, मतलब सत्ता हस्तांतरण, ये एक हो गया। फिर है फंक्शन, मतलब पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट, कार्य जो हमारी पब्लिक है और गवर्नमेंट के बीच में जो चलती है। फिर है मोनोपोली, एकाधिकार, जिसे शेयर पूंजी हो गई, ये सब चीजों के ऊपर है। तो ये ऐसी क्राइटेरिया है, जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी या कोई सरकारी और अर्ध सरकारी निकाय होगी, तो अगर ये सब चीजें मिलती है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वित्तीय सहायता, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो वो एक गवर्नमेंट बॉडी हो जाएगी, तो आप वहां पे भी जाके कंट्रोल कर बात कर सकते हो। कंट्रोल, नियंत्रण, अगर कोई भी जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो कंट्रोल करती है किसी को, तो वहां पे हो जाता है ये नियंत्रण तरीके से। दूसरा है फंक्शन, की कार्य करती है, वहां पे हमारी तरफ से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, कोई जो गवर्नमेंट को दर्शा रहा है कि मैं उनकी तरफ से आके यहाँ पे बैठा हूँ और मैं गवर्नमेंट के लिए ऐसे काम कर। फिर होता है मोनोपोली। मोनोपोली में जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट उस पर पूरा कंट्रोल रखती है। जैसे पहले एलआईसी थी, एलआईसी में गवर्नमेंट ने अपना मोनोपोली रखा था, मोनोपोली एकाधिकार रखा था, तो वहां पे ऐसी सब चीज चल रही थी। तो ये तरीका एक था। अब बात है कि कब इसमें से एक सबसे जो इंपॉर्टेंट केस आया था, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, प्लीज लिखते जाइएगा मेरे साथ, वरना तो फिर बोलोगे कि सर क्या है ये, रूपा, ओके, रूपा अशोक हुरा, अशोका हुरा वर्सेस अशोका हुरा। अब यहाँ पे केस कहाँ पे आके फंस रहा था, जो रूपा हुरा वर्सेस अशोका हुरा केस, ठीक है। अब यहाँ पे केस आके फंस रहा है कि जुडिशरी भी स्टेट के अंदर आती है। तो जुडिशरी ने यहाँ पे इस केस के माध्यम से दो चीजें क्लियर कर दी। पहली कि न्यायिक क्षमता, जब भी जुडिशरी, जब भी एक न्यायालय अगर किसी को सजा देती है तो वो स्टेट के अंडर नहीं आएगी।
लेकिन जब भी प्रशासनिक क्षमता आती है उसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जब जुडिशरी करती है कि किसी को लिए रूल बना दे रही है, किसी को अपॉइंट कर दे रही है, किसी की सैलरी डिसाइड कर रही है, तब वो स्टेट बन जाएगा। तो जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक क्षमता के तौर पे आएगा तो उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स लग जाएगा, तब वो एक स्टेट भी कहला जाएगा। तो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक क्षमता के तौर पे किसी को सजा दी है, तो आप एज अ स्टेट के तौर पे होके उसके ऊपर नहीं जा सकते। ओके, चलिए इतना तो समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल। बस मैं जाते जाते बस आपसे एक चीज पूछूं और आपको ये सर्च करना है कि बीसीसीआई। देखिए मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया हूं आपको। अब मुझे बताइए बीसीसीआई क्यों एक स्टेट नहीं है? एनसीईआरटी क्यों एक स्टेट नहीं है? आप मुझे जरूर बताइएगा हमारे डिस्कशन बॉक्स में। जैसे कि आप हमारे स्टूडेंट हो, साथी बैच के, तो आप प्लीज आके उधर बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा पता चलेगा कि आप सच में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 का देखिए वो क्या कर रहा है, आपको एक शील्ड दे रहा है कि आपके कुछ तो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उस अधिकार को हनन ना। तो मैं आपको एक शील्ड देता हूं, एक लॉ देता हूं, एक तरीका बताता हूं जिससे आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स को, एक मौलिक अधिकार को कोई हनन ना कर पाए, कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो इस तरीके से ये आया। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, जैसे न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत इसके कॉन्सेप्ट आने लगे थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ग्रहण का सिद्धांत है और पृथकीकरणीय का एक सिद्धांत है। ये दो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से सुनिएगा। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या बताता है? मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। ये बताता है कि ठीक है, आप जो भी केसेस चल रहा है 1950 के पहले कुछ कानून अभी भी भारत में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये कानून जब तक अच्छे हैं जब तक वो किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार को डिस्ट्रॉय न करे। जैसे कोई भी भारतीय कानून के मौलिक अधिकार को डिस्ट्रॉय करेगा तो हम उसको मान्य नहीं करें। लेकिन फॉरेनर के लिए छूट थी कि अगर फॉरेनर ऐसे कुछ करेंगे तो उनके ऊपर उसके अकॉर्डिंग से केस हो जाएगा। तो ऐसे करके चलता। अब ये चीजें आई कहां से? ये चीजें आई थी एंग्लो इंडियंस के वजह। हमारे यहाँ पे कुछ क्रिश्चियन, कुछ फॉरेन क्रिश्चियन और कुछ एंग्लो इंडियंस रहते थे, तो उनके लिए कानून रखा गया कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे रह रहे हो, के लिए चीजें कर देते हैं। ओके, हाँ, बस जैसे कि मैंने बताया आपको फंडामेंटल। अब बात है कि ये आया कहां से था, तो मैं कुछ केसेस के नाम बोल दे रहा हूँ, प्लीज उस केस के नाम फिर से आप लिख लीजिएगा। भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये केस कौन सा था? 1955 का, ठीक है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, 1955 का ये केस था। तो इस केस में यही बताया गया कि आप सिटीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते मगर नॉन सिटीजन के अगेंस्ट आप जा सकते। बाद में ये केस हुआ, ये केस होने के बाद ये डिसाइड हो गया कि अब जो भी कानून 1950 के पहले भारत में चल रहे थे, ठीक है, उनको अब इंडिया में नहीं अप्लाई किया जाएगा इंडियंस के ऊपर, लेकिन नॉन सिटीजन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो 1950 के पहले वाले कानून को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें मगर इंडियंस के ऊपर ना होके फॉरेनर्स के ऊपर। फॉरेनर मतलब बाहर देशी, कोई टेररिस्ट हो गया, कोई एनिमी स्टेट वाला हो गया, कोई बाहर वाला हो गया, तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में फिर दूसरा एक कानून आ गया। दूसरा क्या था? मेरे ख्याल से नीचे देख, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये रहा, पृथकीकरणीयता, ठीक है। अब का सिद्धांत क्या बोलता है ये देखिए, इसका सिद्धांत बोलता है आपको कि बताता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब अगर कोई भी कानून बना है उस कानून का कुछ पार्ट ही अगर नुकसान पहुंचा कि फंडामेंटल राइट को खराब कर, तो आप उस कुछ पार्ट को खत्म करिए, ना कि पूरे कानून को खत्म करिए, है ना। अगर वो कुछ पार्ट, जैसे मैं बोलता हूँ ये एक बॉक्स है, मुझे पता चले कि ये कोना खराब है, तो मैं पूरे बॉक्स को नहीं डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं ये कोने को हटा दूं,
लेकिन कुछ कुछ बॉक्स होते हैं ना, अगर मैं इस कोने से खराब कर दूंगा, इस कोने से खराब कर, पूरा बॉक्स खराब हो जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेलेबिलिटी, पृथकीकरणीयता का जो सिद्धांत है वो यही बताता है कि अगर कुछ पार्ट खराब है तो आप हटा दीजिए, पूरे कानून को बचा लीजिए। लेकिन कुछ जो पार्ट है अगर ये पूरे कानून से डिपेंड है तो पूरे कानून को खत्म कर दीजिए। जैसे एक आए थे जुडिशरी, एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमिटी, अब 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो वहां पे भी यही हुआ कि उसके कुछ पार्ट नहीं, सब कुछ पार्ट खराब हो जा रहे थे कुछ पार्ट को हटाने से, तो इसलिए पूरा वो कानून ही खारिज हो गया। समझ गए? तो यहाँ से ये पूरी ये दो कॉन्सेप्ट आई थी। ओके, अब ये सब तो चल ही रहा था, तो मैंने अभी आपको जो बताया ये सब चीजें आई कहाँ से थी, तो ये आई थी केशवानंद भारती ने, गोपाल कृष्ण एक यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको मिटा के, ए के गोपालन है, ए पे गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। ओके, अब इस केस में आपको बताया गया, इस केस में क्या बताया गया है कि हाँ इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेलेबिलिटी चलेगी और ये एक फंडामेंटल राइट्स है, आप इसको बार बार इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने आपको जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेलेबिलिटी बताई, जिसको हम बोलते हैं पृथकीकरणीयता का सिद्धांत, वो आता है हमारे आर्टिकल 13 सब 2 में, मतलब अनुच्छेद 13 का 2 भाग। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है? इतनी चीजें पूछी जाती है इसलिए मैंने बता दिया। अब यहां से एक नई बहस चली, वो नई बहस का नाम था कि हम लॉ किसे बोलेंगे, अमेंडमेंट किसे बोलेंगे। ठीक है, देखिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, इतना डिटेल में शायद से आपके लक्ष्मीकांत में भी नहीं लिखा और कहीं पे भी नहीं लिखा, ये मेरी गारंटी है। डेफिनेशन ऑफ लॉ, कोई विविध विधि या विविध का एक तरीका क्या है, लॉ किसको बोलते हैं, और अनुच्छेद और अमेंडमेंट संशोधन किसे बोला था, दोनों में फर्क क्या है। अब लॉ का डेफिनेशन जो प्रॉपर मैं बताऊं तो वो दिया है आर्टिकल 13 के 3 भाग में, है ना? तो आर्टिकल के 13 के 3 भाग में, अनुच्छेद 13 के 3 भाग में इसको बताया गया कि क्या बताया गया है कि एक्ट जो भी है जो पास होता है, मतलब जो एक्ट है जिसको पार्लियामेंट पास करती है, या तो वो ऑर्डिनेंस या तो ऑर्डिनेंस हो, या तो कोई ऑर्डर हो, या तो कोई रूल, ये सब आता है लॉ। अमेंडमेंट नहीं आता है, तो अमेंडमेंट क्यों नहीं आता है, इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ में तो नहीं लेके जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया? तो मतलब प्रशासनिक और एक कार्यकारी जितने भी ऑर्डर्स होते हैं इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव जितने भी ऑर्डर होते हैं उसे इंक्लूड किया गया है कि प्रशासनिक तौर पे जज ने जैसे बोल दिया कि आज मैं ये चीजें करने वाला हूं, तो ये एक लॉ हो गया, तो इनके बोलने पे इसको लॉ ठहरा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आया था हमारा आर्टिकल 13 का 4, तो अनुच्छेद 13 का 4था भाग, 13 का 14 भाग क्या बता रहा है कि जो हमारे ये जो स्पेशली ये जो आर्टिकल है ये ऐड हुआ था, प्लीज लिख लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं ऊपर लिख देता हूं। आर्टिकल 13 का 4था भाग ये क्या बता रहा है, ये आया कहां से, पहली बात तो ये आया है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। ये याद रखिएगा, ऐसे बहुत बार मैच द फॉलोइंग वाले चीजें मिल जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखा। ठीक है, एक मिनट बस कर लीजिए। इस अनुच्छेद से इस एक अमेंडमेंट संशोधन से ऐड किया गया और यहाँ पे बताया गया अच्छे से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संवैधानिक संशोधन है, वो लॉ मतलब विधि नहीं ठहराई जा सकती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं होती, तो जो लॉ है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है बहुत सारी केसेस में, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कभी लॉ नहीं हो सकता। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं कि सर आपने तो ये तो बता दी दिया है, मगर दोनों में फर्क कब से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा और प्लीज अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। पहला था एक आर्टिकल 30, दूसरा क्या था अनुच्छेद 368, तो अनुच्छेद 13 और 368। जैसे 368 क्या है, ये हमें परमिशन देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से सुधार ला सकते हैं, तो संशोधन लेने के लिए देता है। तो सबसे पहला केस हुआ था, वो पहला केस था हमारा शंकरी प्रसाद।
ठीक है, प्लीज लिखते जाइएगा मेरे साथ, फालतू में फिर बातें मत करिए अपने आप में। शंकरी प्रसाद केस, ये कब हुआ था? 1951। ठीक है, ये क्या दिया था कि ये बोला था कि अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हो रहा है ये कोई कानून नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई थी। तो पार्लियामेंट अगेंस्ट भी जा सकती है और अमेंड भी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, ये इसने परमिशन दे दी थी। फिर आया दूसरा हमारा गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, ये आया 1967 में, 1967 में। ये क्या बोला? अमेंडमेंट इज अ लॉ, कि अमेंडमेंट जो संशोधन हो रहा है वो विधि है, ऐसा करके अनाउंस कर दिया। तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आया 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके बारे में हमने अभी बात किया, 1971। अब ये अमेंडमेंट कहां से आया? ये आया है हमारे मेनका गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी केस से। इंदिरा गांधी केस से। तो 24वां जो संशोधन है वो इंदिरा गांधी केस से आया। अब ये कुछ आर्टिकल को, जैसे इसने आर्टिकल ऐड किया था, कौन सा हमने पढ़ा था? अनुच्छेद 13 का पार्ट 4, है ना। ये क्या बोला था कि पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, कोई इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो इसने पूरी पावर दे दी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हो ही सकता है, फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन ठीक फिर उसके बाद उसके बाद आया हमारा एक केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था, वो है केशवानंद भारती केस, 1973। अब इसने क्या बोला? इसने बोला ठीक है आप अमेंडमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट करते समय आप बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं पहुंचाओगे, जो मूलभूत ढांचा है आप उसको हार्म नहीं पहुंचाओ, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यहां से बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कॉन्सेप्ट आने लग गए थे। किसमें से? केशवानंद भारती केस में से। ठीक है, 1973 का केशवानंद भारती केस, ये आपको पता। इधर तक मैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छे से एक स्टोरी लाइन दिया हो, एक एक एक्ट को एक एक चीजें बताया, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे के ऐसे एग्जाम में आते हैं कि क्रोनोलॉजी लगने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की न्यायिक समीक्षा होती है। पहली है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, आर्टिकल 32। दूसरी न्यायिक समीक्षा होती है हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास, वो होती है 226। अब ये दो होते हैं। इसमें ये क्या करती है? ये देखती कि जो कानूनी की, जो कानूनों की संवैधानिकता है वो है कि नहीं सही, कि गलत तो नहीं है। अब आर्टिकल 2 के पास, 32 के पास पावर है, ऐसा नहीं है। ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। अगर मैं केरला में रह रहा हूं तो भी मैं जाके दे सकता हूँ केस के लिए, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा तो भी मैं जाके दे सकता हूँ। हाई कोर्ट ज्यादातर स्टेट लेवल पे काम करता है। ठीक है, स्टेट के रिगार्डिंग कुछ हो गया तो आप जाके बोलिए। क्या दूसरा स्टेट वाला हाई कोर्ट में कर सकता ही नहीं? ऑब्वियसली कर सकता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो हम आने वाले जब हाई कोर्ट का लेक्चर करेंगे तो वो करेंगे। यूजुअली यूपीपीसी तो इतना हार्ड नहीं पूछती है, लेकिन मैं तब भी आपको इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि मैं सही बता रहा हूँ, आपको कोई इतना अच्छे से बता भी नहीं पाएगा जितना अच्छे से बताने की कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, है ना। तो ये दो आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल अपनी जगह पे तो चेक हो रही थी इसमें। अब ये क्या करती है? इन्होंने एक सिस्टम ला दिया कि लिमिटेड गवर्नमेंट लाती है ना। एक गवर्नमेंट के ऊपर एक लॉ एंड रेगुलेशन बनने लगे कि भाई आप कुछ भी अपने बिना मतलब के नहीं कर सकते हो, ये एक तरीका है, इससे ऐसे ऐसे चलता है। तो आपको अब याद रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब, कौन से आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट कर सकती है, मौलिक अधिकार को अमेंडमेंट कर सकती है। तो वो है अनुच्छेद 13 का चौथा पार्ट, आर्टिकल 13 का फोर्थ पार्ट, जो कि कहां से आए? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24वां संवैधानिक संशोधन से इसको जोड़ा गया। कौन से केस से आया? तो इंदिरा गांधी केस से आया। इस तरीके से आप याद रखोगे तो याद रहेगा। ओके, प्लीज मुझे बताना इसका स्पीड सही है कि नहीं। क्या आप इसी स्पीड में चाहते हो तो मैं इसी स्पीड में लेक्चर बनाऊंगा, वरना मैं तेजी से बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरा मेन तो जो रीजन था वो ये था कि यहाँ पे आपको रिवीजन करवाया जाए, लेकिन आपकी तरफ से था कि नहीं सर आप जो बता रहे हो हमें लिखने दीजिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है यार। अब चलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो होती है, कानून के समक्ष समानता। पहली एक चीज ये काम थी, दूसरी थी
विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। कानून का सम्मान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, दो चीज है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, दोनों के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, मतलब जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी पर्सन, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ना, हाँ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कोई भी पर्सन हो पूरे भारत में, चाहे वो प्रेसिडेंट ही ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसको सजा उसी हिसाब से होगी जैसे आम नागरिक को हो रही है। ये आपका, जब मैं एक चीज सोचा, मगर जैसे ही हम गए थे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये मेरे ख्याल से 1980s के बाद से ये चालू हुआ था, या 1980 के बाद से कुछ तो चालू हुआ था, आप देखेंगे अभी आगे। तो इक्वल प्रोटेक्शन में क्या था कि ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव गवर्नमेंट के लिए होता है कि मैं प्रेसिडेंट को कुछ हक दूंगा जिससे आप उसको जाके चैलेंज ना करें, गवर्नर को मैं कुछ हक दूंगा ताकि आप जाके उसके ऊपर क्रिमिनल केस, सिविल केस ना डालने लगे, है ना। तो ये सब चीजें कुछ पावर दे दी गई थी। अब ये आया कहां से था, तो जो डाइसी के रूल थे, रूल ऑफ लॉ थे, तो डाइसी जी ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लाया था। रूल ऑफ लॉ में तीन चीजें होती है, प्लीज नोट डाउन करिएगा। रूल ऑफ लॉ, इसमें तीन चीज होती है। पहली चीज क्या है कि अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, जिसको हम बोलते हैं मनमानी शक्ति का अभाव। क्या बोलते हैं? मनमानी शक्ति का अभाव। ये एक कॉन्सेप्ट आया। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया? इक्वलिटी बिफोर द लॉज। ठीक है, तो ये होता है कानून के समक्ष समानता, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी। फिर तीसरा आया कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट, सब कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी गलती से हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, संवैधानिक अधिकारों की परिणाम। तो ये तीन कॉन्सेप्ट यहां से लिए गए थे रूल ऑफ लॉ से। अब इन तीन कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मुझे ये नहीं पता कि इतना डीप जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं लेके भी नहीं जा रहा इतना डीप, मैं बस ऊपर ऊपर से कुछ चीजें बताते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, अब जो इक्विलिटी बिफोर लॉ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको ब्लाइंड लॉ बोलते हैं। ब्लाइंड लॉ मतलब अंधा कानून बोला जा सकता है इसको। दूसरी तरफ ये एक है जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस। क्या होता है मैं बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाला भी थोड़ा ज्यादा टेंशन ना ले, मैं बताऊंगा। सब्सटेंटिव जस्टिस मतलब तात्विक न्याय। ठीक है, तात्विक न्याय होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो तात्विक न्याय क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा बहुत अच्छे से। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि ये क्या होता है। रूल ऑफ लॉ के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता दिया, ये सब चीजें मैंने बता दी। ठीक है, कि ये इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 आया क्या। तो आर्टिकल 14 जो है ये एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण समानता नहीं देता है कि हमें इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको मैं दे दूंगा, नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, एक वर्ग विधान और एक उचित वर्गीकरण करता है किसके बीच में, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनके बीच में ये एक वर्गीकरण करता है कि हम इन इन चीजों को, इन लोगों को हम थोड़ी सी प्राइविलेज देंगे। ओके, अब वो प्राइविलेज कहां कहां से मिलता है, तो कुछ आर्टिकल है 361, एक आर्टिकल है 361A, एक आर्टिकल है हमारा 105, 154। प्लीज लिख लीजिएगा और इस आर्टिकल को आप जाके सर्च करिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आर्टिकल 361, 361, अनुच्छेद 361A ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा आर्टिकल 105 और एक है आर्टिकल 154। इतनी चीजों को याद रखिएगा। इसी के साथ में आर्टिकल 31C भी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 14 के ऊपर मैंने जैसे बताया आपको, ये एब्सोल्यूट इक्विलिटी नहीं बताता है, मतलब पूर्ण समानता तो नहीं बताएगा, कुछ वर्गीकरण कर करके बताया गया है। तो एक है इंटेलिजेंट डिफरेंस, मतलब लॉ के जो दो पार्ट में डिवाइड किए गए आर्टिकल 14। तो पहला क्या है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है,
मतलब बोधगम्य भेद है, और उसके बाद है तार्किक संबंध, रैशनल नेक्सस। ये दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के 14 आर्टिकल को बांटा गया है। तो पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंसेस, ठीक है। दूसरा क्या है, रैशनल नेक्सस। ये दो चीजें हैं। तो इंटेलिजेंस जो डिफरेंसेस है, इसमें क्या बताया गया कि एडल्ट हो गया कोई, यार कोई माइनर हो गया, सबके लिए कानून अलग अलग, ये दोनों के लिए कानून अलग अलग होगा कि हाँ मैं एक एडल्ट के लिए अलग से सजा सुना रहा हूँ, माइनर के लिए अलग से सुना दे रहा हूँ। खून किस हिसाब से हुआ मैं उस हिसाब से दूंगा, ना कि खून कर दे तो सबको ही फांसी की सजा। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, आपको याद होगा कौन सा था, एक एक्ट था 1773 का एक्ट में, पता है सुप्रीम कोर्ट सबको एक इक्वली पावर, सबको इक्वली सजा दे देती थी। तो इस बार हमसे गलती ना हो, तो हमने भी ये बोला कि हम हर एक को अलग अलग तरीके से ट्रीट करें। लेकिन यहीं पे एक सीरियल था एडोलसेंस, आप जाके उस वेब सीरीज को देखिएगा, मगर अभी टाइम मिला तो, उससे टाइम तो है नहीं। उस वेब सीरीज में बताया कि बच्चा कैसे एक हीनियस क्राइम कर सकता है, बहुत बहुत ज्यादा गंदा काम कर सकता है, उसके बारे में भी बताया है ना। दूसरी तरफ है रैशनल नेक्सस। अब रैशनल नेक्सस, कोई महिला है, महिला के लिए मैंने मैटरनिटी लीव दे दिया, कि मैटरनिटी बेनिफिट दे दिया कि बच्चा हो रहा है तो बच्चे के लिए मैं कुछ मदद कर दे रहा हूँ, महिला के लिए कुछ मदद कर दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने ऐसे करके निकाला, तो रैशनल नेक्सस बनाया। रैशनल नेक्सस को बोलते हैं तार्किक संबंध बनाया, ठीक है। अब इसी के बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आया वो आया मेनका गांधी। प्लीज नोट डाउन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा भी सकता है। मेनका गांधी केस, ठीक है। ये कब आया था, शायद से 1978, शायद से 1978, एक बार ईयर देख लीजिएगा, मैं थोड़ा ईयर में कंफ्यूज हूँ बस। 1978 में आया। अब यहाँ पे एक गोल्डन ट्रायंगल देके गया, ये हमारा है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। अब इस गोल्डन ट्रायंगल के हिसाब से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिखेगा। इस गोल्डन ट्रायंगल के हिसाब से 3 आर्टिकल यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल में, एक है 14, एक है 19, एक है 21, 14, 19, 21। अब ये क्या कर रहा है, तो ये आपको दे रहा है गोल्डन ट्रायंगल कि यहां से ये डिफाइंड हो गया कि ये तीनों चीजें हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 है, कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो फॉरेनर हो, इंडियन हो, वो भी है, ओनली सिटीजन है। बस आर्टिकल जो 19 है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम जो है, आजादी जो है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दे रहा है। वैसे लाइफ एंड लिबर्टी, ये तो सबको हक है, तो आर्टिकल 21 सबको दे रहा है। तो यहां से आया था मेनका गांधी केस, जिसको ट्रिनिटी ऑफ राइट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों आर्टिकल यूजुअली हर एक केस में मिलेंगे आपको, आर्टिकल 14 भी होगा, 21 भी होगा, 19 भी होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगा कि कभी पूछ लिया गया कि ट्रिनिटी ऑफ राइट कौन सी, तो ये है। गोल्डन राइट को स्वर्णीय त्रिभुज कौन सा है, तो यही आर्टिकल है। इस तरीके से याद रखिएगा, ओके। चलिए, अब यहां से चलने से पहला मैंने जैसे आपको बताया, 2 तरीके की जस्टिस होती है, ठीक है। तो वहां पे आने से पहले मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, बस आप उस फॉर्मूले को लिख लीजिए, और उस फॉर्मूले को आप अपनी तरफ से थोड़ा सर्च करिएगा। क्यों मैं ऐसा बोल, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा तो दिया है, मगर आपको, मुझे नहीं पता कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं। पहली है विधि का उचित पालन बराबर विधि द्वारा स्थापित स्थापित प्रक्रिया, धन निष्पक्षता, धन तर्क संगतता, ये 3 चीजें। अब यहां से आया इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इक्वल टू प्रोसीजर established by law प्लस फेयरनेस, उसके बाद है प्लस रीजनेबलनेस, आर्टिकल 90 जिसे हम बोलते हैं। तो यहां से ये पूरा एक रूल आया था, एक फॉर्मूला आया था, जो मैंने अभी आपको लिखवा दिया। प्लीज इस फॉर्मूले को अच्छे से रखिएगा, मैंने अभी तक जितना बताया वो यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहा है। सिर्फ इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 14 में, फिर 15 चलेंगे धीरे धीरे। अभी
थोड़ा तेज तो नहीं होंगे, स्लो ही करते हैं, आप लोग को ही दिक्कत हो रही है तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मगर एक चीज तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुन लिया, आज के बाद मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप लक्ष्मीकांत को जाकर करेक्शन कर, इतना डिटेल में बताया गया। आप पूछोगे सर इसका सोर्स क्या था, मैं उस बुक से पढ़ाया हूँ जिस बुक को आपने कभी सुना भी नहीं होगा, डीडी बासु। जो भी जानता होगा उनको पता होगा कि डीडी बासु जैसी बुक क्या है और वो कैसे दिमाग खराब करती है। ओके, चलिए अब सबसे पहला हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 15 के, सॉरी अब बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर, दो विचारधारा या दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से बता भी पाऊँ। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है कि प्रोसीजरल जस्टिस, दूसरी है सब्सटेंटिव जस्टिस। जस्टिस, ठीक है। अब ये क्या पता दोनों चीजें है क्या। प्रोसीजरल जस्टिस मतलब होता है प्रक्रियात्मक न्याय, दूसरा होता है तात्विक न्याय। ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, तात्विक न्याय और एक दूसरा है प्राकृतिक न्याय। अब ये दोनों बताना क्या चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजरल स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो अब जो भी 1978, अभी हमने ऊपर देखा था 1978 को कौन सा केस देखा था, मेनका गांधी जी का केस। इसके पहले जितने भी एक्ट थे ना, जो भी काम करते थे कि भाई सबको एक ही समान तरीके से रखा जाएगा, किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं बनाया जाएगा, तो वो था। फिर एक था सब्सटेंटिव जस्टिस जिसको तात्विक न्याय बोलते हैं। अब ये क्या करता है, इसने प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया है, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना, कुछ एक कानून की बात की थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो आर्टिकल 21 से आता है, जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, अनुच्छेद 21 में आता है वो। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बता, वो ये बता रहा है कि हम कुछ जो वर्गीकरण, कुछ वर्ग होंगे जिनको हम अलग से एक पावर देंगे जिससे उनके लिए सिक्योर हो जाए। जैसे रिच पुअर है, अगर मैं अमीर के ऊपर भी उतना ही टैक्स लगाऊंगा, गरीब के ऊपर भी उतना टैक्स लगाऊं तो गलत हो जाएगा। तो ये चीजों को यहाँ से खत्म की गई थी कि बोला गया था महिलाओं के लिए अच्छे से करिए, जो माइनॉरिटीज हैं, जो एसटी एसटीज हैं, उनके लिए कुछ लाइए। तो ऐसे करके पूरा एक प्रोसीजर स्टैब्लिश हुआ। तो रिच और पुअर वाली बात यहाँ से अच्छे खासे समझ में आ गई, समझे। अब ये दोनों आर्टिकल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। तो सब्सटेंटिव जस्टिस जिसको तात्विक जस्टिस बोलते हैं, इसको याद रखिएगा इसका। क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी हम जितनी भी बात करेंगे यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें यूज होंगी। और मैं बताया जैसे कि ये जस्टिस लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आप पूरे इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को, आप उस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को अगर एड्रेस करना है तो आपको हर एक वर्ग के लिए एक अच्छा कानून लाना पड़ेगा। तो जैसे पैसा एक्ट बना पंचायती राज के लिए कि पंचायती राज अगर इंप्लीमेंट हुआ तो जो ट्राइबल वालों के लिए पैसा एक्ट आ जाएगा, ग्रामीण वालों के लिए भी अलग से ला दिया गया, कुछ जो एसटी एससीज हैं उनके लिए भी ला दिया गया है। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके से कानून लाया गया ताकि जस्टिस इंश्योर हो पाए। और जो तरीके की जस्टिस इंश्योर हो पाए उसको बोला जाता है तात्विक न्याय, सब्सटेंटिव जस्टिस, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 15 के ऊपर, बेसिक फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन। तो आर्टिकल 15 से अब आपका चालू हो जाएगा रिजर्वेशन। ये रहा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे नाम लिया गया है कि आप यहाँ पे एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट कैसे आए मैं ये बताऊंगा। 15 आर्टिकल से एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट कैसे आए और 16 से कैसे जॉब के बारे में बात हुई, ये थोड़ा हम डीप में चलेंगे। अब यहाँ पे एजुकेशन के बारे में तो कहीं बताया नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है प्रोहिबिशन क्या है, राज्य द्वारा केवल धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, है ना, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं बता सकते कि हाँ भाई
तो इस जाति का है तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तो इस सेक्स का मैं इस तरह नहीं रहूंगा, तो इस तरीके से नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो इंग्लिश वालों के लिए तो है ही है, आर, आर कहाँ गया हमारा, है ना, रेस, सी एस और फिर पी, आर आर सी एस पी, ये हो जाएगा। ये आप इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि किस किस बेस पर आर्टिकल 15 नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 16 जो अनुच्छेद 16 है इसमें थोड़ी और चीजें बढ़ जाती है, ठीक है। अब स्टेट क्या करता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकता, ये सब बेस पे डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव तो नहीं कर सकता, लेकिन किसके बेस पे, कौन किसके आधार पे भेदभाव कर सकता है, तो है रेसिडेंस और लैंग्वेज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आप इतने पढ़े लिखे हो तो स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि मेरे यहाँ पे इसको जॉब दे सकते हैं। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो मैं आपके लिए ये जॉब सिक्योर करता हूँ, मराठी पीपल हो इसके लिए। आपकी लैंग्वेज मैथिली है तो मैं आपके लिए मैथिली तरीके से करवा के दूंगा, तो वो एक जॉब सिक्योर करने का एक तरीका है, वहां स्टेट के पास ये पावर है कि वो ये कर सकती है, लेकिन फॉरेनर को ये सब चीजें नहीं दी गई। ओके, फिर आया था, ये एक तो हो गया जो मैंने अभी आपको पर्पस बताया। फिर आर्टिकल 15(2) बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्रीमी लेयर आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा भी आप चिंता मत करिए, मैं सब समझाऊंगा अच्छे से, एक एक पॉइंट को, बस बने रहिएगा। चलिए आर्टिकल 15(2) पे बात करते हैं। 15(2) अनुच्छेद 15 भाग 2 के, ठीक है। अब ये क्या देता है, ये आपको देता है हॉरिजॉन्टल जस्टिस, राइट्स देते हैं। कैसे हॉरिजॉन्टल राइट्स क्या होता है, ये जो राइट है ये बोलता है आप प्राइवेट के अगेंस्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि मोस्ट फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेट के अगेंस्ट बता रहे हैं। पहला ही हमने आर्टिकल पढ़ा था कि 12 कि जो एक सरकारी और तो गैर सरकारी जो संस्थान है, आप उनकी उनके ऊपर आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये पावर देता है कि अगर कोई प्राइवेट जो कंपनीज है, कुछ प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन है, आप वहां पे भी जाके कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये आज मैं मैकडोनल्ड जा रहा हूं, मुझे मैकडोनल्ड जाते समय कोई रोक दिया ये बोल के कि आप इस जाति की, कोई बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूं, अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूं उसके लिए, ठीक है। अगर कोई जाति का वहां पे जा रहा है और उसको बोल देगा कि भाई तू इस जाति का इसलिए तू मॉल में नहीं आ सकता, तो वो जाके कंप्लेन कर सकता है कि इस फला फला इंस्टीट्यूशन ने मेरे ऊपर ये चीजें बोली है, तो उसके ऊपर केस होगा। तो आपने एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी कंप्लेन कर दिया है ना, तो यहाँ पे भी आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि आप बड़े बड़े मॉल में जा रहे हो और आपको ये बोल के रोक दिया जाए कि भाई तू इस जाति का है, तू ये धर्म का है, तू ये है, तो ऐसा बोल के कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब आर्टिकल 15(3) भी दिख रहा होगा आपको, फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके बारे में हम बहुत बाद में आएंगे। क्यों बाद में आएंगे, क्योंकि आर्टिकल में बहुत सी एक बड़ी बड़ी खूबी है भी है और बड़ी बड़ी चीजें भी है। अब एक आर्टिकल के बारे में जो अनुच्छेद है हमारा, आर्टिकल 15 का भाग 4, ठीक है, अनुच्छेद 15 का भाग 4, ये कब आया, ये आया हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान की संशोधन जो हुई थी, ये है ना, फर्स्ट कब हुई थी 1951 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी, याद करिए यार, ये मैं नहीं बता, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड किया गया, यहाँ पे ऐड किया गया था सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ये यहाँ पे ऐड कर दिया गया था, है ना, दिख रहा है आपको, ये ऐड किया गया था। फिर SC ST तो थे ही, तो ये सब चीजें ऐड हुई। तो यहाँ पे स्टेट ने बताया, स्टेट को पावर दी गई कि आप इन एक पिछड़े वर्ग वालों के लिए आप कुछ तो कर सकते हो ताकि उनका एक तरक्की हो। तो SEBC आया, SC SC थे, SC ST थे, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, ऐसा नहीं कि नहीं मेंशन था, बस इनको हक देने के लिए ये बातें यहां से आनी चालू हो, ठीक है। अब इस टाइम पे केस कौन सा होता है, जब ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 मतलब अनुच्छेद 15 और 2, जैसे कि मैंने बताया ये हॉरिजॉन्टल राइट था, और ये इसमें यहाँ पे ये सब चीजों के ऊपर बात हुई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। अब ये आया कौन से केस कोई तो एक केस होगा ना, तभी तो धीरे धीरे अवेयर होता है, तो वो केस का नाम है, प्लीज लिख लीजिएगा, चंपकम दोरई राजन केस,
ठीक है, इस केस से डिसाइड हुआ कि ये सब वर्ग है, इन वर्ग को इस तरीके से करा जाएगा और स्टेट के पास पावर दी जाएगी, स्टेट इसको वॉच करे। फिर उसके बाद आया आर्टिकल 15(5), मतलब अनुच्छेद 15 का जो पार्ट है 5, जो भाग है उसका 5, यहाँ पे एक्सपैंड किया गया रिजर्वेशन। पहले सिर्फ गवर्नमेंट एक्टिविटी में हो रही थी, अब ये प्राइवेट में भी जाएगी, तो प्राइवेट में भी अब सबको एजुकेशन के लिए सबको मिलेगा। तो एजुकेशन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात होने लगी कि नहीं अब भाई एजुकेशन पे भी मिले और सबको ये सब चीजें मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे। मगर ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब जगह अप्लाई होगा। तो जो माइनॉरिटीज है, जो आर्टिकल 30 के अंदर है, 29 नहीं 30 के अंदर, ठीक है, जो आर्टिकल 30 के अंदर आती है जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। फिर आया आर्टिकल 15 का 6वां भाग, ये कब आया, ये आया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन से। ठीक है, अब ये जो पूरा चीजें आई, ये कब, ये किस लिए आएगी, ये फर्स्ट टाइम पे ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस हुई कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, जो इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप नहीं है, बहुत इकोनॉमिक की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वो पिछड़ा रह जा रहा है, तो वो चीजें ना हो, तो इसके लिए इस आर्टिकल को डाला गया है यहाँ। ठीक है, इतना आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लैंडमार्क के इंदिरा साहनी के ऊपर मैं आऊंगा, आप थोड़ा भी मत टेंशन लीजिए, मैं एक एक केस के बारे में अच्छे से बताऊं, जहां पे जिसकी जरूरत रहेगी मैं बताऊंगा, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। चलिए अब चलते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 16 पे। तो आर्टिकल 15 क्या बोल रहा था कि मैं राइट्स दे रहा हूं, मगर आपको एजुकेशन में मैं राइट्स दे रहा हूं। आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है, मैं आपको राइट्स दे रहा हूं, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, तो मैं ये राइट दे रहा हूं आपके जॉब के लिए, कि आपको जॉब मिले, सिक्योरिटी मिले, आपको नौकरी करनी चाहिए, तो नौकरी में आपके साथ कोई भेदभाव ना करे। तो इक्वल मैं अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको समानता का अधिकार देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहीं पे भी जाइए तो आराम से जॉब कर लीजिए। तो आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2 है, लिख देता हूं यहाँ पे, अनुच्छेद आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 16 का पार्ट 2 है, भाग 2 है। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे जो बताई गई है वो ये चीजें बताई गई है कि आपको 7 राइट्स मिलेंगे, और वहीं पे आर्टिकल 15 में क्या था, 5 मिला था, रेस, रिलीजन, पता है ना, और 3 कौन से, याद करो याद करो, याद तो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 7 दिए गए, ठीक है, वो 7 क्या क्या थे, तो पहला था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, फैमिली, लैंग्वेज, ये सब तो बताइए। अब यहाँ पे डिसेंट और रेसिडेंस, निवास और वंश, ये दोनों को ऐड किया गया। पहले 5 थे जो हमारे आर्टिकल 15 में भी थे, यहाँ पे 2 और, मतलब मूल वंश, जाति, देखिए यहाँ पे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, वंश है, जन्म स्थान का निवास है, तो ये सब चीज को यहाँ पे वैल्यू दिया गया। होता है ना कि बहुत बार बोलते हैं ना आपको भी एग्जाम में कि डोमिसाइल अगर आपके पास स्टेट का तो बताइए, बर्थ ऑफ प्लेस कहाँ का है वो बता दीजिए। अब आपके पास फॉर एग्जांपल डोमिसाइल लिया, मगर आपने बर्थ लिया है कोई एक स्टेट में और वहीं पे आपने पूरी एजुकेशन की है, तो आप ऑलरेडी वहां के सिटीजन हो, आपको बस एक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बाहर से आके रह रहा है तो उसको वहां पे साबित करना पड़ेगा कि आप 15 साल तक इस स्टेट में रहे हो, इसलिए आप यहाँ के सिटीजन हो, और वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती कि इसे इस नौकरी के लिए इसे इस नौकरी के लिए रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारा नागरिक है कि नहीं। बस ये एक तरीका आया था। ओके, चलिए अब आया फिर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3, मतलब अनुच्छेद 16 का भाग 3। अब ये अनुच्छेद 16 का भाग 3 ये क्या है, ये बताता है कि अगर इसमें कोई भी चीजें परिवर्तन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट परिवर्तन कर सकता है। किन चीजों में, किसी को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है जॉब के लिए, अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना तो पार्लियामेंट ही कर सकती है। फिर आर्टिकल 16(4), अनुच्छेद 16 का भाग 4। अब ये बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ बैकवर्ड क्लास, कि मैग्ना कार्टा के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया। मैग्ना कार्टा बहुत, एक समझ लो कि बहुत बड़ी बुक है, एक तरीके से ऐसे ही समझ। मैग्ना कार्टा जो वर्ड है ये आया था 1217 से, शायद से ब्रिटेन में हुई थी, एक रेवोल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर की वजह से, तो उसके वजह से 1217 का मैग्ना कार्टा जैसे सिस्टम आया था। तो बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत बड़ा एक मैग्ना कार्टा है। तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट निकल के, एक है सोशली शैक्षणिक तौर पे, और एक है सामाजिक तौर पे, एक है शैक्षणिक तौर पे। ये दोनों तौर पे अगर किसी आदमी को, कोई आदमी डेवलप नहीं हो पाता, वो पता ना कि बहुत बार नीचे कास्ट वाले कभी डेवलप नहीं हो पाते, ना तो एजुकेशन से ना तो सामाजिक तौर पे,
तो हम इनको ये संस्थान तरीके से ये आपको दी जाएगी ताकि आपका ये कोई हनन ना। ओके, फिर आया अनुच्छेद 16 का भाग 5, आर्टिकल 16 का पार्ट 5। अब रिलीजियन इंस्टीट्यूशन बनी है यहाँ पे, तो रिलीजियन इंस्टीट्यूशन बननी चालू हुई है जिसको यहाँ पे रखा जा रहा था। तो बहुत बार वक्फ बोर्ड के बारे में आपको पता चलेगा, हिंदू टेम्पल बोर्ड है। अब यहाँ पे जो इनके मेंबर होंगे, जितने भी आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के मैंने नाम लिए, ये उसी एक धर्म के लिए हो। लेकिन क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है? ऑब्वियसली लगाया जाता है। जैसे अभी अभी वक्फ बोर्ड में एक एक्सेप्शनल दिया गया है, तो वो एक तरीका है ना। अब उसके बाद आया था आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। ये कब, ये कौन से आर्टिकल से आया? ये आया अमेंडमेंट है 103 वाला जो अमेंडमेंट है 2019 का। तो उसने यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड को भी यहाँ पे हाईलाइट किया कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन भी होना चाहिए। अब थोड़ा हम बात करते हैं इस रिजर्वेशन के ऊपर, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है और मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग भी आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सर आपने इतना तो बता दिया, मगर अभी भी यही दिमाग में चल रहा है कि एजुकेशन का क्या करेंगे। तो देखिए, एजुकेशन के लिए बहुत सिंपल सी एक चीज बताता हूँ आप, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा इसको। क्यों अच्छा लगेगा, बस वेट। बहुत छोटा छोटा मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास जो नोट भी है ना उसमें बहुत कम बताया है, लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी पेज खाली भी नहीं है, मैं यहाँ पे एक पेज ही ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक मत करिएगा। सबसे पहली चीज जो मुझे नोट करनी है वो है हमारे मंडल कमीशन, ठीक है। तो मैं पहला चीज कर दे रहा हूं, मंडल कमीशन। ठीक है, 1979 वाला। इसने क्या बोला कि 27% रिजर्वेशन मिल जानी चाहिए, किनको? ओबीसी। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया 1979 को। फिर आई मोरारजी, फिर आई उसके बाद वीपी सिंह की सरकार, वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, सरकार आई, जो कि 1990 में 1990 को ये कानून इंप्लीमेंट कर दी। फिर कानून के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई। फिर आया एक केस, इंदिरा सावनी केस 1992। अब इस केस में बोला कि ठीक है आप 27% रिजर्वेशन तो दे दो, लेकिन एक कैप लगा दिया। कैप मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 50% के ऊपर ओवरऑल रिजर्वेशन, मतलब एसटी एससी ओबीसी सबको मिला के ना जाए। ये एक आ गया। फिर उसके बाद आया ओबीसी के लिए कि दूसरा कि क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब है, क्रीम होती है ना, कई बार दूध के ऊपर एक मलाई जम जाती है। अब वो मलाई तो बहुत पौष्टिक होती है, बहुत ज्यादा एनरिच होती है। अब वो उसी दूध के ऊपर जमेगी जो बहुत अमीर होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बहुत अमीर है ओबीसी वाला, उनको ये चीजें ना दी जाए। तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया। फिर तीसरी चीज थी कि प्रमोशन, नो प्रमोशन, कि रिजर्वेशन आप प्रमोशन में नहीं दे सकते। यहाँ पर रिजर्वेशन को आप प्रमोशन में इंट्रोड्यूस मत करिए। ओके, फिर आया हमारा आर्टिकल 77 अमेंडमेंट 1995 वाला। अच्छा, इस आर्टिकल को जो हम बोलते हैं ये अमेंडमेंट करके 77 अमेंडमेंट है, जो कि ऐड किया आपका आर्टिकल को, वो है अनुच्छेद नंबर 16 का पार्ट 4। यहाँ पे ऐड किया और इसने बताया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी होगा, कि प्रमोशन में भी अब रिजर्वेशन लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 का। अब यहाँ पे क्या बताया, जो आर्टिकल 14 है, मतलब सॉरी आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 का पार्ट 4 का बी, ये बोल रहा है कि अगर रिजर्वेशन इस साल मैंने अगर किसी को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन सीट भरी नहीं, फॉर एग्जांपल के लिए इस साल यूपीपीसीएस में 100 लोगों की सीट थी, उसमें से 10 रिजर्वेशन था, 10 में से सिर्फ 7 लोग सेलेक्ट हुए, 3 सीट खाली रह गई, तो 3 सीट अगले साल में जुड़ जाएगी। लेकिन अगर अगले साल में 100 सीट थी, उसमें से 10 सीट है, तो ये 10 सीट में से 3 सीट नहीं इंक्लूड होगा, तो ये 10 3 13, क्योंकि पिछले साल की सीट यहाँ पे जुड़ जाएगी। समझ गए? तो इस तरीके से लिखा है कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा प्रमोशन। फिर उसके बाद आया हमारा एक केस, आया है नागराज केस 2006 का। अब ये क्या बोला कि ठीक है आप कैरी फॉरवर्ड तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 2006 की, कि आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो कि हमारा आर्टिकल 16 का 4,
और 4B, मतलब अनुच्छेद भाग 4 और भाग 4 का बी। ये आपको बता तो रहे, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके पास प्रूफ हो बैकवर्ड का, कि भाई आप सच में गरीब हो, सच में आप एक पिछड़ा वर्ग हो, पहला ये हो। दूसरा, इन एडुकेट रिजर्वेशन, हम किसी को भी एक अपर्याप्त एक प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते कि हाँ भाई आपको ये तो पता तो होना चाहिए कि आपके पास आप सच में बैकवर्ड हो कि नहीं, आपका कोई प्रूफ तो सबमिट हो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की प्रशासनिक क्षमता के लिए भी यहाँ पे देखा जाएगा कि आर्टिकल 335 में क्या बात की जा रही थी। फिर आया हमारा एक केस, जर्नैल सिंह केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, 2018। अब यहाँ पे ये हटा दिया एक क्राइटेरिया कि एसटी एससी वालों को कोई बैकवर्ड का प्रूफ नहीं देना है कि हाँ आप बैकवर्ड हो, ये मान लिया जाएगा क्योंकि आप एक तरीके से। अब यहाँ पे क्रीमी लेयर ऐड करने के लिए बोला गया कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर ऐड किया जाए। इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल चला था, जो मैंने अभी आपको अच्छे समझाया, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने जैसे बताया था तो बहुत नुकसान है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे चले गया, तो पीछे जाइए, उसको फिर से देख लीजिए। ओके, चलिए, कॉन्सेप्ट तो बहुत था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया आर्टिकल 16 के बारे में। अब आर्टिकल 17, अब थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम स्लो होंगे कुछ कुछ आर्टिकल पे। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी बताता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, हाँ ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत है, मतलब बोलते हैं ना कि छुआछूत के ऊपर पहले बहुत ज्यादा चलती थी अनटचेबिलिटी के ऊपर, तो उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ बातें होती थी कि प्राइवेट इंडिविजुअल, हाँ ये प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट संस्थान में भी और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी ये चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन अब कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को डिफाइन ही नहीं किया, मतलब बताया ही नहीं कि अनटचेबिलिटी है क्या, डिटेल में बताया ही नहीं है, कोई सिविल राइट भी नहीं बता पाया इसके बारे में। लेकिन क्या कानून बना नहीं है? बना है। अच्छा, इसको लिंक किया गया है आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 से। अब अनुच्छेद 35 क्या बोलता है? क्या अनुच्छेद ये 35 बोलता है कि अगर आपको अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी कानून बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा या विधान परिषद नहीं बना सकती, सिर्फ और सिर्फ सांसद बना सकती है, बस। ठीक है, ये इन्होंने क्लियर किया है। अब इसी से दो एक्ट आए थे, तो दोनों एक्ट के नाम प्लीज आप लिख लीजिए। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। ठीक है, ये कब आया था? 1955। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा कौन सा है? SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। एट्रोसिटी एक्ट ये कब आया था? 1989। अब ये आपके सामने दोनों चीजें दिख गई, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप बोलना मत कि मैंने मिटा दिया। ये दोनों चीजें आ गई। अब ये दोनों चीजों के तौर पे कानूनी सजा फिर होने लगी कि अगर आपने किसी को इस तरीके से भेदभाव किया या किसी को इस तरीके से बोला तो आपके ऊपर इस तरीके से केस हो जाएगा। तो यहाँ पे आई थी, मगर क्या ये अनटचेबिलिटी डिफाइन करती? नहीं, बस हो रहा था, चल रहा था। अच्छा, सिर्फ अनटचेबिलिटी क्या इनके लिए ही थी कि बाय SC ST के लिए? हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि छुआछूत सिर्फ इनके लिए नहीं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आ गया था कि सबरीमाला। सबरीमाला में कुछ महिलाएं थी जिनको सबरीमाला एंट्री लेनी थी, मगर जो उनके भगवान थे अयप्पा, अब वो बहुत ब्राह्मण थे, छोटे थे, ब्राह्मणी थे, तो उनके लिए ऐसा था कि वहां के जो डेवोटीज थे उन्होंने बोला कि आप अगर किसी को अलाउड कर रहे हो, कोई महिला यहाँ पे आ रही है, अगर उसका कोई मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, तो अब ये तो बहुत बात गलत है, तो आप उसको अलाउ मत करो। तो ये केस गई वहां पे। तो केस जब गया तो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन ने केस लेके गए सबरीमाला में, जिसके तौर पे उनको जीत भी मिली, मगर बाद में फिर ये खारिज भी हुआ था। इसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी भी है। तो मैंने आपको सबरीमाला के बारे में थोड़ा एक एग्जाम्पल दिया। तो आर्टिकल 17 सिर्फ एक पिछड़े वर्ग के लिए नहीं था, महिलाओं के लिए भी काम आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, आर्टिकल 17 सिर्फ और सिर्फ किसी पिछड़े वर्ग के लिए नहीं बनाया, कुछ सिविल राइट के भी लिए भी बनाया कि आप इस संस्थान के हो तो आपके लिए कोई अगर गलत कर रहा है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। इस तरीके से हुआ। फिर हमारा आया आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब टाइटल और अवार्ड ये दोनों अलग चीज होती है, ठीक है। उपाधियों का, और जो उपाधियों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, अवार्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पुरस्कार
और उपाधि है, ये दोनों में भी फर्क क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है किसी एक प्रजातंत्र की या डेमोक्रेसी की, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी भी को बैन ना करें। हर एक सिटीजन को यहाँ पे मिले, एक फॉरेन वर्कर है उसको भी यहाँ पे सब कुछ मिले, लेकिन वो अपनी एक उपाधि ना यूज करने लग जाए। जैसे मैं आशीष हूँ, मैं अपने आगे लगा दूं कि ब्राह्मण आशीष शुक्ल, तो गलत है कि मैं अपनी जाति दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये चीजें ना हो, मैं राजा हूँ, मैं किसी राजा का बेटा तो राजा आशीष शुक्ला, तो ये चीजें गलत हो जाएगी। तो ये सब चीजें रोकने के लिए एबोलिशन ऑफ टाइटल लाया गया कि आप किसी भी उपाधियों को नहीं होल्ड कर सकते। बस कुछ कुछ लोगों को छूट, जैसे प्रेसिडेंट को छूट दे दी गई है, गवर्नर को छूट दे दी गई है, मगर ऐसा भी नहीं है कि और बाकी सबको, जैसे एमपी है तो एमपी लगा तो नहीं। तो उन्होंने बोला टाइटल अलग होता है और अवार्ड अलग होता है, इसके बारे में बात चली। लेकिन क्या ये इतना आसान था? नहीं। अब इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, प्लीज नोट डाउन करिएगा। जो एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है ना, मान लीजिए मेरी बात कि मैं जितनी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ 10 दिन तक पढ़ोगे आप पूरी लक्ष्मीकांत तो भी आप पढ़ेंगे। चलो सबसे पहला जब ये मुद्दा उठ रहा था 1954 का, 1954 में क्या आया था? भारत रत्न इंट्रोड्यूस हो गया, आ गया। अब भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला, भूषण मिला और श्री मिला। तीनों अवार्ड यहां से मिलने सबको चालू हो गए। ठीक है, अभी तीनों अवार्ड मिलने के बाद अब सबके नाम के आगे उपाधि लेने की, विभूषण ये वो। फिर 1977 कि मोरारजी देसाई ने स्टॉप करवा दिया, कि बोला कि नहीं भाई ऐसे कोई उपाधि मिलते कोई अपना टाइटल वाइटल ना यूज करे, तो उन्होंने रुकवा दिया। किसने? मोरारजी देसाई ने। फिर 1980 का आया, फिर इंदिरा गांधी जी ने बोला कि नहीं, जिसको जो उपाधि मिल रही है उसका तो मिलना ही चाहिए। अब ये सब चीज चली रहा था। फिर ठीक उसके बाद एक केस आ गया, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या बोला? इस केस में बोला है अवार्ड और उसके बाद टाइटल, ये दोनों अलग अलग है। आप किसी को अवार्ड दे रहे हो वो अलग है, टाइटल अलग है। अब कैसे? सचिन तेंदुलकर जी को मैंने भारत रत्न बोला, सचिन तेंदुलकर जी भारत अवार्डेड भारत रत्न, उनको भारत रत्न की तरफ से पुरस्कार दिया, भारत रत्न का पुरस्कार दिया। तो उनके आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा है, सचिन तेंदुलकर फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ अवार्डी ऑफ भारत रत्न। तो सर्वोच्च ये प्रदान एक बस एक अवार्ड आपको समझ में आ रहा है, अवार्ड दे दिया गया। तो ये हो गया आपका अवार्ड, तो ब्रैकेट में मैंने अवार्ड लिख दिया। लेकिन टाइटल का मतलब मैं उनके नाम के आगे अगर ऐसे लिखा था भारत रत्न सचिन तेंदुलकर तो गलत होता। तो इन चीजों को खत्म किया गया। ठीक है, समझ गए? ये केस स्टडी को बस अच्छे से लिख लीजिएगा, जो कि मैंने बताने की पूरी कोशिश की। हाँ, हो सकता है कुछ हिंदी मीडियम वालों को डाउट होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा एक अच्छे से चीजें बताई है। अब आते हैं आर्टिकल 19 के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की गई है, कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता जो है, जो कि पूरी एक डिसाइड होती है कि कौन सी फ्रीडम किसको कैसे मिलेगी, तो वो सब चीजें यहाँ पे आ रही है। ओके, इसी के साथ में फ्रीडम ऑफ असेंबली है, कि भाई सबको बनाने का अधिकार दिया कि शांतिपूर्वक वो अपने शस्त्र और सम्मति के साथ लोक सेवा संपूर्णता बताएगी। एसोसिएशन है, फिर उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट है और फ्रीडम रेसिडेंस है, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। मतलब आप कहीं पे भी कुछ होके बोल सकते हो, मगर तब तक बोलिए जब तक उसका कोई हार्म ना पहुंचे। तो जब हार्म पहुंचने लगेगा तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा अनुच्छेद 19 से 2 से। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप कहीं पे भी पीसफुली विदाउट आर्म्स के तौर पे, मतलब बिना किसी शस्त्र के आप सब एक आके एकजुट हो जाइए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे लगेगा ये गलत होने जा रहा, तो अनुच्छेद 19 का भाग 3 है, ये लोक व्यवस्था संप्रभुता को सुनिश्चित करने लग जाएगा। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, तो आर्टिकल 19(1)(c) है, जिसमें फॉर पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियन और कोऑपरेटिव्स है, इसके बारे में बात कर लिया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन दे दी जाएगी कि अनुच्छेद 19 का 4 है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाएगा। तो प्रतिबंध कर दिया जाएगा 19(4) को लोक व्यवस्था और नैतिकता और संप्रभुता के तौर पे। फिर फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है 19(1)(2)(1)(d). अब फ्रीडम ऑफ, आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, कहीं पे भी जाके घूम रहे हो, तो थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी घूम सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। तभी रोका जाएगा जब आप किसी ट्राइबल एरिया में चले जा रहे हो, किसी को इंटरफेयर कर रहे हो, किसी एक आदिवासी के एरिया में जा रहे हो, तो रोका जाएगा।
तो उसमें रिस्ट्रिक्शन दिया है आर्टिकल 19 अनुच्छेद भाग 5 में। फिर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, आप कहीं पे भी जाके अपने लिए जमीन खरीदिए, वहां पे जाके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक रोका जाएगा जब तक वो आर्टिकल 95 जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है। ये सब मैं रिस्ट्रिक्शन साइड बाय साइड बता डिटेल में चलूंगा, बस अभी ऊपर ऊपर से आपको बता दिया। ठीक है, चलिए लगभग आधी चीजें कंप्लीट हो गई है, आधी चीजें स्टिल पेंडिंग है, बहुत जल्दी हो जाएगी, बस बने रहिए। मेहनत तो मुझे भी बहुत करनी पड़ी आप लोगों को डिटेल में समझाने के लिए। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि बहुत ही डीप है। बनाना मुझे 2 लेक्चर में था, मैंने एक ही लेक्चर में बना दिया ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो कि मुझे ये क्या चीजें पढ़ दी। ओके, चलिए अब चलते हैं, हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19A के बारे में आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे बोलने का हक है, मगर मैं तब तक ही बोलूंगा जब तक संप्रभुता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था और शिष्टाचार का कोई नुकसान ना। जैसे नुकसान होगा तो गवर्नमेंट अनुच्छेद 19 से भाग 2 के हिसाब से आपके ऊपर सजा करेगी। ठीक है, तो ये चीजें ना हो तो इसके ऊपर ये सब चीजें पे बात। फिर आया अनुच्छेद 19 का भाग 1 और भाग 1 का बी पार्ट, इसके बारे में बात होने लगी। तो आप असेंबली बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये सब चीजें आपको अच्छे से बता भी दी है। ये चीजें आपको समझ में आ गई, इन चीजों को अच्छे से रखिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आर्टिकल 91D। ये है कि आप कहीं पे भी मूवमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी जाके रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये केस बहुत बार पूछ लिया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा अमेंडमेंट से आया था? तो ये आया था 97th अमेंडमेंट 2011। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए भी है, तो मैंने ये भी एक आपको बता दिया अच्छे से। बस यहाँ पे और कुछ ज्यादा इतना ही था। अब चलते हैं आर्टिकल 90 और 21। ये एक सबसे बड़ा आर्टिकल, और बोल सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी पार्ट को भी रूल करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 2021 के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अपराधों के लिए दोष सिद्धांत की सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी में लड़खड़ाता हूँ लेकिन बोल के। ठीक है, अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसको कोई पूर्वव्यापी प्रभाव कानून नहीं, कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा। मैं बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या है। नो डुअल जियोपॉर्डरी, कोई दोहरा दंड नहीं होगा। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कोई आत्म अभिशंस नहीं होगी। ठीक है, ये 3 चीजें आपको बस बहुत अच्छे से याद रखनी। क्या सब में थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस है? हाँ ऑब्वियसली है। अब यहाँ पे जैसे नो पोस्ट फैक्टो लॉ लिखा है ना कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पूर्वव्यापी कोई आधारित दायित्व है उनको नहीं करना चाहिए। कि मैं जैसे बोलता हूँ कि मैंने आज एक कानून बना, अब वो कानून जैसे कि आज आपने कोई सजा की कि आपने जाकर बिस्किट चुरा लिया और आपको सजा होगी कि बिस्किट चुरा लिया, भाई तूने बिस्किट चुरा लिया, आज तेरे को ये सजा हो जाएगी। मगर पहले ये कोई सजा नहीं थी, तूने चुरा इसलिए तेरे लिए मैं कानून लिखा, और पहले से कोई सजा नहीं थी, तुझे सिर्फ टारगेट करने के लिए कानून लिखा था, ये गलत है। तो कोई कानून ऐसा मत बनाइए जो पुराने कानून को जाके चेंज कर, है ना। और पहले से अगर पता है कि ये चीजें करोगे तो फांसी की सजा, तो आप जाके वो मत चेंज कर दीजिए जिसकी वजह से आज प्रभाव बढ़ जाए। इसमें वोडाफोन और एयरटेल का बहुत बड़ा केस, जो गए थे इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट में, फिर वो पता चला, तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि क्रिमिनल केस में ये नहीं हो सकता, मगर सिविल केस में और टैक्सेशन केस में हो सकता है। कि टैक्सेशन में मैं चाहूं तो कुछ पुराने वाले एक्ट को चेंज करके आज के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगा दो। जैसे एयरटेल को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था पहले, गवर्नमेंट ने क्या किया, पुराने वाले कानून में गई और बोली कि अब उसको चेंज कर दी, चेंज करके बोली अब आपके ऊपर 100 करोड़ का टैक्स बन गया। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई अच्छे से। अब ये समझ में आ गया, तो टैक्स में और सिविल केस में ये कर सकती है। अब नो डुअल जियोपॉर्डी, मतलब एक ही कानून के लिए 2 सजा नहीं हो सकती। कि मैं बोलता हूं आपने आज चुराया कोई चीज, उस चुराने में आपको सुप्रीम कोर्ट तो सजा दे दी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलेगी नहीं भाई तूने जिसका चुराया पब्लिक जा तो उसको मार, 2 सजा हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही सजा। तो एक सजा की वजह से आपको कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं था। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसे उसने घूस लिया, अब घूस लिया उसकी सजा मिली कि उसको नौकरी से निकाल दिया।
अब ये कानूनी सजा भी है, इसी के साथ में उसको जेल भी हुई, तो उसको डुअल जियोपार्डी हो गया, मतलब उसके पास दो केस हो गए, दोहरा केस हो गया, है ना। तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। एक ऑफिसर है, अगर वो घूस लेता है तो उनके ऊपर इस तरीके से कार्यवाही चले। इतनी चीजें समझ में आ गई। दूसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि स्वयं को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। भाई कब नहीं ठहरा सकते? जब कोई आपके मतलब आप गए, आपको अरेस्ट कर लिया गया, आपको जबरदस्ती आपका अंगूठा मरवा दिया गया कि तू जो बयान दिया है सही है, अब आपसे जबरदस्ती बयान ले लिया, तो बहुत सिंपल तरीका बता, जब भी आप अरेस्ट हो जाओ, पक दो, जो बोलना है बोल दो। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, कोई भी कोर्ट नहीं मानते, कोई निचला कोर्ट भी नहीं मानता है कि आप जो बोल रहे हो वो है सच है, क्योंकि पुलिस जानती है सुप्रीम कोर्ट की बहुत बार फोर्सफुली अमेंड करवाया जाता है, बातों को चेंज करवाया। तो ऐसा बोल के रोक दिया गया, तो फिर उसके बाद ये रखा गया इस तरीके से। ओके, बहुत डिटेल में समझ में आया। अब यही चीजों को मैं आर्टिकल में बता देता हूं। ये है अनुच्छेद नंबर 20 का 1, ये है अनुच्छेद नंबर 20 का 2, ये है अनुच्छेद नंबर 20 का 3। बस इतना याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 21, मतलब अनुच्छेद 21 के ऊपर, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा और इन चीजों को ध्यान से सुनिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक शुद्धता का संरक्षण। इन चीजों के ऊपर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमने बात की थी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या था, प्लीज जाके उसको देखिए, नहीं भी देखिए हो तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर तो कर ही दूंगा। तो एक गोपालन केस हुआ था 1950 का, जिसमें उसके बाद कौन सा हुआ था, मेनका गांधी का 1978 का, जिसने क्या किया, उसको बढ़ा दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। लॉ मस्ट बी फेयर और जस्ट रीजनेबल, कि आप उसके लिए कानून लाइए जो रीजनेबल भी हो, है ना। कि 1978 के पहले कैसा था कानून, सबके लिए एक ही जैसा चल रहा था, लेकिन 1978 को बाद पता चला कि नहीं, कि गरीबों के लिए अलग से हो जाए, महिलाओं के लिए अलग से सुरक्षा भी दी जाए। तो ये सब चीजें समझ में आने लगी, कानून को थोड़ा फिजिबल किया गया कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। तो जुडिशरी एक्सपैंड हुई आर्टिकल 21 से, कि पुत्तस्वामी केस आया जिससे राइट टू प्राइवेसी आई, फिर हदिया केस आया, राइट टू मैरी आई, आप किसी से भी मैरिज कर सकते हो। फिर एम के रजती सिन्हा 2024 में आया, तो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, इसके ऊपर से केस था, बहुत फेमस केस था, और उम्मीद थी कि यूपीपीसी 2025 में इसको पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया। राइट टू लिवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू डिग्निटी, ऐसे बहुत से केसेस आने लगे थे। चलिए अब मैं थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में बात करूं, जिसमें शायद से आपको मजा भी आएगा, शायद से सजा भी होगी। चलिए अब ए.के. गोपालन केस जो हुआ था, ए.के. गोपालन केस 1950 का ये केस है। ठीक है, 1950 का ये केस है। इस केस में था कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कर दिया जाए, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये क्या है, ये कहां से लिया हमने, जापान से लिया है, कुछ इसके पार्ट अमेरिका से। लिखा नहीं बुक में इसलिए मैं बता रहा हूँ, यूजुअली यूपीपीसीएस भी इतने, यूपीएससी और यूपीपीसीएस भी इतना आमदा नहीं आता है। अगर जापान दी तो जापान को मार दीजिए, अगर जापान और अमेरिका दोनों ऑप्शन में दे तो तब जापान को, लेकिन कहीं पे दोनों को ऑप्शन को लगा के दिया होगा तो दोनों का मार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये लिया गया। तो यहाँ पे ये बोला गया कि कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि कोई चीज को वो आके बोल दे कि ये कानून गलत है, अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कि मैंने एक कानून ऐसी बनाई जो कानून द्वारा स्थापित किया, प्रक्रिया के द्वारा स्थापित की गई है कोई कानून, कि मैं पार्लियामेंट से गया, पार्लियामेंट ने बोला कि हाँ ठीक है, इस तरीके से आपने कानून बना दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट उसमें आके अपना हस्तक्षेप करके उस कानून को गलत बनाए। ये यहां से आके ए.के. गोपालन से। अब इसी का एक एडवांस वर्जन आया, फिर ब्रॉड व्यू है, मतलब ये तो नैरो था कि आप कोई तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कर नहीं पाड़ी, चेक एंड बैलेंस तो बन ही नहीं पा रहा है। फिर आया मेनका गांधी केस का, गांधी केस, यह 1978 में। अब मेनका गांधी केस ने क्या बताया, ये बताया ड्यू प्रोसेस ऑफ, मानना मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया कि भाई आप किसी आदमी को क्यों रोक सकते हो, कि मैं एक आदमी को रोकने के लिए कोई कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट चाहे उस पर चुप रहे, नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर मुझे लग रहा है कि आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो
तो ये गलत है, तो मैं उसमें आके अपनी सजा सुनाऊंगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म आया। प्लीज हिंदी मीडियम वाले इसको सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका हिंदी में लिखा नहीं हूँ। तो जुडिशियल एक्टिविज्म करके आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे भी जुडिशियल एक्टिविज्म। तो अब जुडिशियल यहाँ पे एक्टिव हो गई है, एकदम जागरूक हो गई है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी का रिजल्ट एक निकल के आया हमारा आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A जिसमें आया राइट टू एजुकेशन, है ना, शैक्षिक अधिकार जो मिल रहा था। और ये कहां से आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ईयर जरूर याद रखिएगा 2002। इसी के कुछ साल के बाद फिर आया हमारा राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, अब यहां से ये पावर दे दी गई कि ठीक है, मतलब मैं कानून चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आर्टिकल 21E डाल के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब आपको जब ये सब कुछ पावर दे दी गई है तो आप कम से कम बच्चों को फ्री में पढ़ाने की कोशिश तो करिए। और इसको फंडामेंटल राइट्स बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो इसके पहले एक केस चला था, केस का नाम था उन्नी कृष्णन केस 1993। ये क्या कहता है? ये फर्स्ट डिक्लेयर किया था कि फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन। तो उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन देखने मिला आपको, जो आपको मैंने अभी आपको अच्छे से बताया। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बहुत से फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, आप जैसा देख भी सकते। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 22, मतलब अनुच्छेद 22। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 22। देखिए किसके बारे में हमने बात की अच्छे से, और अच्छे से आपको मैंने समझाया। अब अनुच्छेद 22 के ऊपर चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम गिरफ्तार और निरोध, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, विरोध संरक्षण। ठीक है, तो दो होती है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है और एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। ठीक है, दंडात्मक निरोध होता है और एक निवारक निरोध। इसके बारे में हम बात करते हैं, बस मैं एक बार बताऊं। हाँ, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी हुआ है, अभी और भी है। मेरा काम है यहाँ पे डिटेल में बताना, बस बता दे रहा हूं। अब प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब, जिसको दंडात्मक निरोध बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी को अरेस्ट कर ले हो तो इन्फॉर्म करके अरेस्ट करिए कि आप किस ग्राउंड पे उसका अरेस्ट कर रहे हो, है ना, क्या आधार है। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, उसको पावर दो कि वो कंसल्ट कर पाए लॉयर से, तो वकील से वो परामर्श कर पाए कि हाँ हाँ ये चीजें गलत है। वो एक प्रोडक्शन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको पेश कर दिया जाए, ये देता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंट मतलब कोई चीज से तो रोक रहा है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्राइम, ये क्रिमिनल की वजह से फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है, तो आप उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन करिए। मतलब मैंने प्रिवेंट किया कोई एक्टिविटी होने से, कोई एक आंदोलन होने से, बड़ा होता ना कभी कभार कुछ नेता लोगों को कुछ दिन के लिए नजरबंद कर दिया जाता है, डिटेंशन में डाल, जैसे जम्मू कश्मीर के केस में हुआ था। वो क्यों हुआ था? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये हो जाता है कि मैं वहां पे कोई सांप्रदायिक दंगा ना चाहता हूं, ना वहां पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी चाहता हूं, तो इसलिए मैंने आपको अरेस्ट कर लिया। अब ये होता है मैक्सिमम 3 महीने के। अगर 3 महीने से ज्यादा बढ़ाना है तो आपको जुडिशियरी, जितनी भी एक न्यायिक संस्थान होती है, उससे परमिशन लेनी पड़ती, जिसमें जज बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, उस तरीके से परमिशन होती है, फिर 3 महीने के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है। दूसरा तरीका होता है कि पार्लियामेंट अपनी तरफ से ये कर सकती है, जिसमें एडवाइजरी बॉडी की कोई रोल नहीं होता, कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा, बोलेगा कि कर दो, तो पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं इसकी बात सुननी, तो मैं नहीं सुन। लेकिन फिर बाद में आया जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक समीक्षा आई, तो इसने बोला कि नहीं भाई, हम इसको भी देखेंगे, तो वो इसको भी देख लेगा। तो एक सिंपल सी बताओ, जुडिशियल रिव्यू हर चीज। आगे आएगा, बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, बहुत अच्छी चीजें आपको पता चलेगी। बस ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन है, ये किसके ऊपर? कोई एनिमी है, कोई टेररिस्ट है, कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट हो गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर, तो फिर उसके ऊपर ये सब प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल भाषा में दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब चलते हैं आर्टिकल 23 और 24 के बारे में, जो कि बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं ये बताता हूँ। आप बस सोचिए, एक बेगर होता है, बेगर्स होते हैं ना, और एक होता है फोर्स्ड लेबर।
अब दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने शायद से एक चीज टैक्स और फीस के ऊपर पर अभी नहीं आया, मैं आगे बताऊंगा टैक्स और फीस में क्या डिफरेंस है। ऐसे ये बताइए बेगर में और फोर्स्ड लेबर में फर्क क्या है। जिसको बेगार बोलते हैं, नहीं पता है, चलिए मैं बता देता हूँ। फोर्स्ड लेबर होता है कि आपसे जबरदस्ती पकड़ के कोई कानून करवाया जा रहा है जिसके लिए आपको सैलरी नहीं दी जा रही, आपको सिर्फ रहना खाना पीना दिया जा रहा है, आप बिक गए एक तरीके से, इस तरीके मतलब आपसे काम करवाया जा रहा है फोर्सफुली। बेगर मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन अपने आप को आजाद कराने के लिए काम कर, कि मैं इतना पैसा कर लूंगा तो मैं इससे आजादी मिल जाएगी, तो बेगर जैसे ये दोनों चीजों को कानून को खत्म किया गया कि भाई ये सब चीजें बहुत गलत हो रही थी भारत में, अब ये सब चीजों को खत्म किया जाए। समझ गए ना, बहुत सिंपल सी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये कहीं पे छूट दी गई है? हाँ, अनुच्छेद 23(2), क्या ये एब्सोल्यूट है, मतलब ये पूरी तरीके से खत्म हो गया? नहीं, कहीं कहीं पे इन्हें छूट दी गई है। कहां पे दी गई है? अगर मिलिट्री रिक्वायरमेंट है ना, मिलिट्री को लग रहा है कि मुझे इसकी नीड है तो वो कर सकती है। मिलिट्री के अलावा किसी और को लग रहा है कि नीड है तो कर सकती है। जैसे मैंने किसी चोर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, अब उससे मैं कुछ काम करवा, एक तरीके से मैं बेघर ही करवा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे ऊपर केस कर देगा कि भाई मेरे से काम क्यों करा रहा, मेरे को अरेस्ट किया तो अरेस्ट करके ही रख, है ना। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर चलते हैं आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बात कर रहा था, फोर्स लेबर के ऊपर बात कर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तरीके का बेघर भी बोल सकते हो, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो होती ही है। ये समझ में आ गया ना, बाइंग और सेलिंग पीपल के ऊपर से। पोस्ट अनपेड लेबर है, जैसे मैंने बताया अरेस्ट करके लेके आ गया, भाई नहीं हो रहा कुछ भी। अब इसी के साथ में आर्टिकल 24 है, अनुच्छेद 24 है, जो बाल श्रम का निषेध करता है कि बच्चों को आप काम पे मत लगाइए। भाई ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो आप, बच्चों से क्या जरूरत है काम कराने की। अब इसमें भी बहुत बड़े बड़े बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो भी 14 साल के नीचे बच्चे हैं तो उनके लिए आप मत करिए। अब डिसाइड करें कि 14 साल का बच्चा है कौन, तो नया एक अमेंडमेंट, एक लॉ आया था जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इससे बताया गया कि 14 साल के नीचे वाले बच्चे जो भी हैं उनसे पर आप काम नहीं करवा सकते हैं, ये वगैरह वगैरह सब बताया गया। तो फिर 2016 में गवर्नमेंट ने फैसला लिया, ठीक है ऐसा ऐसा है, चलिए। तो 2016 में गवर्नमेंट ने फैसला लिया, दो तरीके से फैसले। पहला कि कोई भी बच्चा एक हैजार्डस एक्टिविटी, कोई मिलिट्री है को सॉरी मिलिट्री नहीं, कोई माइंस हो गया, कहाँ पे कोई बम एक्सप्लोजिव हो गया या कोई बारूद वाली कंपनी होगी, वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस का काम जो उनकी फैमिली ही चलाती है तो वो बच्चा वहां पे काम कर सकता है। तो अगर फैमिली बिजनेस है या फैमिली के लिए कोई काम है तो वो कर सकता है, फैमिली को कुछ पैसा चाहिए तो कर सकता है, लेकिन फैमिली के लिए कर सकता है। लेकिन उसको पकड़ के आप लेके जाके किसी माइंड में एक्सप्लोजिव एक्टिविटी में काम करवाओगे तो ये गलत है, इसके ऊपर आपको दंड मिलेगा। अब ये चीजें आई कहां से? तो ये आई थी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दो कन्वेंशन है। पहला कन्वेंशन कौन सा है? तो पहला है 138, दूसरा कौन सा है? 182। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन कन्वेंशन के बारे में आपको बता दें कि कन्वेंशन का एक आइडियोलॉजी कहां से आई थी, ठीक है। तो 132 के साथ 138 की एक न्यूनतम एज रखी गई कि 14 साल के नीचे वाले बच्चों से आप कुछ मत करवाइएगा, ये सेट किया गया। और दूसरा 182 के हिसाब से अगर कोई 14 साल के नीचे वाले बच्चे से काम करवाता है जबरदस्ती, वो बहुत गलत है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सजा होनी चाहिए। ये एक एडवाइस भी दी गई इसी के तौर पे, ओके। अब इसके अलावा और भी कहीं पे हाँ है, मैं बता देता हूं। चाइल्ड प्रोटेक्शन करने के लिए आर्टिकल 39, क्या होता है आर्टिकल 39 E एंड F, ये प्रोटेक्शन देता है कि स्टेट को ऐसा कानून बनाए जिससे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा पाए, है ना। तो ये एक है। दूसरा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास दर जो भी है वो कौन सी है? 8.7 यहाँ पे ये मेंशन किया। तो आपको ये दोनों चीज भी मैंने एक्स्ट्रा बता दी, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर। अब ये मत बोलना मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ कि बहुत स्लो है, अभी भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इसके।
अब यहाँ पे आर्टिकल 25 जो है, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, रिलीजन, इंडिविजुअल राइट, कॉन्साइंस के बारे में बता रहा है। तो कॉन्शियसनेस जो होती है हमारी, जो हमारी अंतःकरण होती है, के बारे में हम समझते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है, प्रोफेस के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, प्रोपेगेट के बारे में। मतलब हमने अंतःकरण, मानने, आचरण और प्रचार, 3 चीज होती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चलने से पहले ये तीनों चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया कि मैं एक धर्म के हिसाब से, मैं अपनी एक आंतरिक सोच और एक आंतरिक समझ के हिसाब से मैं किसी धर्म को मान, मैं किसी धर्म के लिए एक अपना एक आस्था प्रकट कर रहा हूं, मैं किसी एक धर्म के लिए कुछ अनुष्ठान करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी एक धर्म के लिए कोई प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं। ये 4 तरीके के, मुझे आपको धर्म के हिसाब से मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा धर्म के ऊपर से ही बात होगी। ओके, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कब लगेगा? तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगने का सिर्फ 2 क्राइटेरिया सेट किया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर लगाएगी, मतलब स्टेट मतलब जो संस्थान है वो लगाएगी, 2 तरीके से लगाएगी। पहला कि वो सेकुलर चीजों को हार्म पहुंचाता हो और सोशल वेलफेयर में नुकसान करता हो, है ना। कि मैं बोलता एक स्टेट है जो बोल रहा है कि नहीं हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वहां पे आके स्टेट इंटरफेयर करके बोलेगी नहीं ये गलत है, ऐसा चीजें मत करो। सोशल वेलफेयर है कि आप ये बोल रहे हो कि आप मेरे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाओ और मैं आपको इतनी सारी चीजें दे दूंगा, तो यहाँ पे आके गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, है ना। तो अब ये सब चीजें आपको समझने से पहले मैं एक चीज समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है एसेंशियल रेगुलेशन प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। ये चीजें है क्या, मैं थोड़ा इसके बारे में स्टिल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले प्लीज एक बार देख लीजिएगा, मैंने कुछ चीजों की हिंदी नहीं लिख के लेके आया था, इसलिए तकलीफ हो सकती है आपको। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन, आप इसको ऐसे ही करके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस डॉक्ट्रिन में क्या बताया गया है? इस डॉक्ट्रिन में कुछ चीजों पे बात हुई। सबसे पहली क्या है? शिरूर मठ केस, कब था ये? 1954 का। फिर उसके बाद क्या है? कर्नाटका का हिजाब केस, ठीक है। अब यहां सब में 1954 है, सॉरी, हाँ, और यहाँ पे 2002 का था, 2022 का था। अब यहाँ पे हिजाब केस में क्या था, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसकी जो संरचना हो सकती है, जिसकी जो कानून की एक मूलभूत मतलब कहीं पे एक बेसिक है। कि मैं बता रहा हूँ जैसे हिंदू धर्म में है कि आपको सुबह उठ के पैर छूना चाहिए, अपने पूरा पैर छुआ, ये सब ठीक है, मगर आप इसके लिए कहीं जाके कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रिया के तौर पे डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैर छूना एक कानूनी तौर पे बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आपको अच्छे से समझाई गई और इस तरीके से चली, है ना। तो अब हुआ क्या कि कर्नाटक के कुछ स्कूल में हिजाब अगर कोई बच्चा पहन के आ रहा था तो गलत ठहराया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, बोला था कि हिजाब बिना पहने बच्चे लोग आया करें स्कूल में, हिजाब पहनना स्कूल में अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बोला सही है, हिजाब पहनना ऐसे कहीं पे लिखा नहीं गया, ये एक प्रैक्टिस है जो बनाई गई दिन ब दिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने भी बोला कि नहीं, अगर आप स्कूल में जा रहे हो, एजुकेशन संस्थान में जा रहे हो, तो आपको वहां पे हिजाब नहीं पहन के जाना चाहिए। बस ये चीजें बोला। अब यहाँ पे कुछ लोगों को छूट दी गई है, जैसे कुछ हम बोल सकते सिखों को छूट दी गई कि वो किरपान रख सकते हैं अपने साथ, है ना, और ट्रिबल पहन मतलब अपनी पगड़ी पहन सकते हैं, तो उनको लिए छूट दी गई। ओके, अब यहां से जो केस चालू हुआ था वो था, एक था केस राइट टू प्रोपोगेट, मतलब प्रचार करने के अधिकार। क्या प्रचार करने के अधिकार से आप किसी का धर्म परिवर्तन करवा सकते हो? मतलब राइट टू कन्वर्ट करवा सकते हो? तो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो चीज बहुत गलत है। आप प्रचार तो करो ठीक है, मगर आप उससे किसी का धर्म परिवर्तन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है, धर्मांतरण विरोधी कानून।
अगर आप ये करोगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। कि मैं ये बोल रहा हूँ, कोई आएगा क्रिश्चियन बोलेगा कि आपको मैं इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ, अगर आपने ये चीजें की मेरे धर्म में आके परिवर्तन हो गया तो यहाँ पे आके ये केस होने लग गया कि नहीं भाई ये सब चीजें तो बहुत गलत है। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं आर्टिकल 26। एक चीज समझ में आ गई कि आपके लिए इंडिविजुअली जो चीज हुई थी तो वो थी आर्टिकल 25। अब कलेक्टिव, अब सबके लिए देखा जाएगा आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम है ना। यहाँ पे धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है कि क्या क्या चीज की जो 4 राइट दी गई है कि आप अपनी एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हो जहां पे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, ये सब बन रही है। आप खुद के अफेयर खुद से मेंटेन कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपके खुद के कुछ प्रॉपर्टी होंगे, आप उसको खुद मेंटेन करिए, हम भी नहीं आके रोकेंगे। लेकिन मैं तभी आपको आके रोकूंगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव सच प्रॉपर्टी इन एक्सीडेंट, जब मैं आके रोकूंगा जब मुझे लगेगा कि आप ये बहुत चीजें गलत करने लगे। तो ये चीजें जब होगी तो मैं आके रख दूंगा, ठीक है। ठीक है, बस इतना। अब चलते हैं आर्टिकल्स 27 और 28 के, अनुच्छेद 27 और 28 के। ठीक है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आएगा टैक्स और फीस के बारे में। तो अब फाइनेंशियल सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया आया था यहाँ पे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन टैक्सेशन दिया, धार्मिक करों से स्वतंत्रता दी जा रही थी कि अगर मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्युलरिज्म यहाँ पे लाया गया था, सबसे पहला टर्म था जो आया था, जो कि यहाँ से आपको देखने मिल भी रहा है। अब यहाँ पे बोला क्या गया कि नो रिलीजन टैक्स लगेगा, कोई भी रिलीजन के ऊपर टैक्स लगेगा। कि आपने मस्जिद बना दी तो आप कोई भी एक्टिविटी करें तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। मंदिर बन गया तो कोई भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो फेवरेटिज्म होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं पब्लिक से टैक्स ले रहा हूँ, टैक्स लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ मस्जिद बना दूं, मंदिर बना दूं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत ठहराया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से रोका गया है। तो मगर टैक्स और फी, ये दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा, ना कंफ्यूज हो। टैक्स लिया जाता है एज अ वेलफेयर पर्सपेक्टिव से, मतलब ये जनरली सबसे लिया जा रहा है और इससे एक देश की विकास किया जा रहा है। ठीक है। फीस, जो हम फी देख रहे हैं, जिसको हम फीस बोलते हैं, ये फीस लिया जा रहा है एक पर्टिकुलर चीजों के लिए। जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे आज यहाँ पे मेरे कंपाउंड में कुछ चीजें साफ सफाई करवानी है, तो मैंने पूरे बिल्डिंग वाले से पैसा लिया, फीस ली। इसी के साथ में मुझे अपनी बिल्डिंग में गणपति बैठाना है, तो मैंने बिल्डिंग वालों से कुछ फीस ले ली। ये टैक्स नहीं, ये फीस है। तो मैंने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ली। ये जब आप करते हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं। लेकिन आप फीस मांगे गणपति के लिए हो, लेकिन खर्चा कहीं और कर रहे हो, गन खरीद रहे हो, कुछ बारूद खरीद रहे हो, ये गलत है। तो कोई भी धर्म ये नहीं बोलता है कि अगर आप मुझसे पैसा ले रहे हो, अगर आप एक पब्लिक से पैसा ले रहे हो, तो आप जाके कहीं और इन्वेस्ट करो। आप अगर मुझसे पैसा ले रहे हो तो उस धर्म के पर्सपेक्टिव से लगाइए। इसके लिए बहुत सारी जगह पे केसेस देखने मिल जाते हैं। कभी कभार छोटी छोटी जगह, बहुत सी जगह में तो मस्जिद के भी केस आते हैं, बहुत सी जगह में मंदिरों के भी केस दिखते हैं, जिससे हम सांप्रदायिक दंगे रोक सकते हैं। बस ये बताने का एक तरीका। ठीक है, समझ गए। फिर आर्टिकल 28 के ऊपर फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इंस्ट्रक्शन है कि आपको धार्मिक शिक्षा में स्वतंत्रता मिलती है कि आपको जो चाहिए आप पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 टाइप के एजुकेशन बताए गए कि किसको किसको करा जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है जो पूरा स्टेट की तरफ से स्पॉन्सर होता है, कि स्टेट उसका पैसा दे रहा है। होती है ना कुछ कुछ स्कूल से होती है जो जहाँ पे स्टेट ही स्पॉन्सर करता है, तो वहां पे जो स्टेट बोलेगा वो करना पड़ेगा। एक होता है जो ट्रस्ट और स्टेट मिलकर करता है, जो ट्रस्ट अपना पैसा डालेगा, स्टेट वहां पे आगे कंट्रोल देखेगा। तीसरा होता है कि जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट रिकॉग्नाइज है, उसने बनाया है। तीसरा होता है स्टेट एडेड होता है, स्टेट सिर्फ पैसा देगा, वहां पे आके देखेगा। ये 4 तरीके की इंस्टीट्यूशन होती है। तो स्टेट अपने यहाँ पे उस तरीके से इंप्लीमेंट करवा के इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन के बारे में। अब उस राइट टू एजुकेशन में यही चीज ऐड की गई थी कि अब इतने इतने इस लोगों को इस तरीके से छूट दी जाएगी। तो कहाँ दी जाएगी? यही सब 4 इंस्टीट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 28 में डिफाइन है। अब चलते हैं आर्टिकल 29 में, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो कि हमारा है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों का के हितों का संरक्षण, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। इन चीजों के ऊपर बात होगी। ओके। अब एससी का जो सबसे राइट टू कंजर्व, ठीक है, तो ये गैप क्या है?
कि आर्टिकल 29 क्या दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, जो मेजोरिटीज है उनको भी हक दे रहे हैं कि एक माइनॉरिटीज को ही सिर्फ हक नहीं है, यहाँ पे मेजोरिटीज को भी दिया जा रहा है कि आप भी अपनी लैंग्वेज को बचा सकते हो, अपने स्क्रिप्ट को बचा सकते हो, अपने कल्चर को बचा सकते हो। तो माइनॉरिटीज और मेजोरिटी ये दोनों कर सकते हैं कि अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को और अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, अपनी सांस्कृतिक को, अपनी प्रकृति, जो भी अपनी प्राकृतिक ये है उनको भी बचा सकते हैं। तो माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज ये दोनों के लिए दिया जा रहा था। बस थोड़ा ही है, मुश्किल से 1-2 पेज और है, फिर खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो माइनॉरिटीज यहाँ पे दोनों चीजों पे फोकस किया जाता है। अब आर्टिकल जो अनुच्छेद 31 जो 29 का 1 है, ये ग्रुप मतलब जैसे मैंने बताया कि माइनॉरिटीज और दोनों के लिए रहेगा, और अनुच्छेद 29 का भाग 2 ये जो एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसको धर्म, मूल्यवान, जाति, भाषा आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, ये इसके लिए भी है। अब आर्टिकल जो 30 है, अनुच्छेद 30 है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार। अब ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को दिया गया, मेजोरिटीज को नहीं दिया गया। तो आर्टिकल 29 जो कि अनुच्छेद 29 ये मेजोरिटी और माइनॉरिटीज दोनों को दिया गया, ठीक है, बस इस तरीके से याद रखिएगा। और आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज को दिया गया कि वो अपनी एक संस्थान बना सकते हैं, और ये माइनॉरिटीज के लिए उनका मैग्ना, ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें माइनॉरिटीज अपनी खुद की एक संस्थान बना, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसी बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशन बना सकती है। तो ये सब चीजें एक्टिविटी हो सकती है। मगर बात यहाँ पे सबसे जो बड़ी थी वो थी कि माइनॉरिटीज है कौन, आप किन को माइनॉरिटीज, अब कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज तो बोला ही नहीं गया है, तो माइनॉरिटीज के बारे में डिफाइन ही नहीं है, तो रिलीजियस माइनॉरिटी बताई नहीं गई है। लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को क्या बताया गया, वो भी नहीं बताया गया है। जब बताया नहीं गया तो ये दोनों चीज, तो रिलीजियस जो माइनॉरिटी ये डिफाइन कहां से हो रहा था, ये आ रहा था एनसीएम से, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 से। अब इनके हिसाब से कौन कौन माइनॉरिटीज है, तो पहले है मुस्लिम्स, फिर कौन है क्रिश्चियन, फिर कौन है सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, फिर कौन है जैन। ये कौन है, माइनॉरिटीज है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हिंदू मुस्लिम दोनों को ऐड कर लिया गया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं, बस वो अनाउंस किया जाता है अपने हिसाब से, अपनी तरीके से अनाउंस किया जाता है। ओके, तो आपको मैंने इतना समझा दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज थी जो आपको इजी तरीके से समझाया गया है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, आर्टिकल 32 पे आने से पहले आर्टिकल 31, आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। लेकिन आर्टिकल 31B, 31C, मेरे ख्याल से हिंदी में क, ब और स होगा, ठीक है। अभी 3 आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, आर्टिकल 31A, B, C। अब इसके क्या रोल है, आर्टिकल 31A जो आया था, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आर्टिकल 31 जो ए आया था, ये आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1951 के। अब ये क्या बोल रहा था कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करना है, जो जमीन है अब सबके बीच में अच्छे से डिवाइड हो, सोशलिस्ट इकोनॉमिक थी वो, कि अब किसी के बीच में भी ऐसा नहीं है कि जो जमीन यूज नहीं कर रहा है तब भी आज भी जमींदार जिंदा है। तो ये सब चीजें खत्म करो, है ना, सबको हक दो कि हाँ भाई आप भी हो, आपको भी सब कुछ मिलेगा, और ये सब चीज था। तो अब कोई जमींदार की जमीन जाने लगी तो जमींदार क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बोले मेरा आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम फिर ये कानून रुक जाता, फिर जमींदारों के पास से कानून नहीं ले पाते थे। फिर आया आर्टिकल 31B, अनुच्छेद 31B का, यहां से आया 9th शेड्यूल। अब यहाँ पे ये सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी कानून 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इंदिरा गांधी जी ने इसका बहुत एडवांटेज उठाया, बोले कि गरीब के लिए कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारी जमीन हड़प ली है, बोले कि ये तो गरीब की तरक्की के लिए किया जा रहा है, तो गरीब की तरक्की के नाम पे आप बार बार 19 और 21 के सहारा लेके नहीं पहुंच सकते सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने यहाँ पे आकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो 31B ऐसे करके 9th शेड्यूल के ऊपर से आ गया, समझ गए। फिर उसके बाद
एक केस आया था IR कोहेलो केस, जो कि है 2007 का। अब इसने क्या बोला, इसने बोला जुडिशियल रिव्यू मिला। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बोले तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा जैसे कॉन्सेप्ट आने लगे। तो अब इसने क्या बोला कि दो तरीके से हम रिव्यू कर सकते हैं इस 9th शेड्यूल को। ठीक है, 9th शेड्यूल जो सूची है, 9वीं सूची है, उसको हम दो तरीके से, पहला कि जो 1978 के पहले का एक्ट है उसको हम नहीं छूएंगे, उसका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन जो 1978 के बाद हुए उसके ऊपर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो दो, इसलिए 9th शेड्यूल में भी जुडिशियल रिव्यू आता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, बहुत इजी था इसलिए बहुत अच्छे समझाया। फिर उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 31C के ऊपर। ध्यान से देखिएगा इसको भी। अनुच्छेद 31C क्या बता रहा है आपको? अनुच्छेद 31C पहली बात तो ये आया 25वें संविधान संशोधन से। तो यहाँ पे भी यही कि जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि गरीब की मदद होनी चाहिए तो कोई उसको चैलेंज ना करे आर्टिकल 14-19 की वजह से, तो ये सब चीजें आने लगी। तो इस आर्टिकल 31C को पावर जो दी जा रही थी वो थी आर्टिकल 39B और C से, जो कि DPSP का है। तो यहाँ पे बोल दी गई है कि अगर लैंड है, वाटर है, माइन है, अगर इसके बीच में कोई भी अच्छी चीजों के लिए करा जा रहा है तो इस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, इसको सरपास कर सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को सरपास कर सकता है, और इसके बहाने कोई भी सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचे। जैसे आज को गवर्नमेंट बोलती है कि मुझे यहाँ पे एक ब्रिज बनानी है, अब इस ब्रिज बनाने के लिए मुझे यहाँ के घरों को तोड़ना है ना। अब मैंने ये आश्वासन दिया है कि मैं अगर यहाँ पे ब्रिज बनाऊंगा, यहाँ पे गरीबों की बहुत मदद हो जाएगी। तो जब मैंने ये डिटेल में बता दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं पहुंच जाओगे कि मेरा आर्टिकल 19 और 21 उल्लंघन है। तो ये आर्टिकल 31C इसमें काम कर रहा था। लेकिन केशवानंद भारती केस आया, तो केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया गया अगर आपको जमीन का अधिग्रहण करना है तो करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान मत पहुंचाइए। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी करूँ, और वही चीज हुई भी। समझ गए? ये तीनों आर्टिकल यूजुअली कोई पढ़ता नहीं है, इसके लिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। प्लीज मेरा ये वीडियो पढ़ने के बाद अपनी तरफ से भी रिसर्च करिए, हो सकता है नोट्स में ना हो, इसलिए मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया। एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखिए, बहुत सी चीजें जो नोट्स में नहीं है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आर्टिकल 32 जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लेकिन हार्ट क्या है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ दे रहा है ना आपको। तो हार्ट क्या है? आर्टिकल 21, और सोल क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? यह है आर्टिकल 32। इतना याद रखना, सिर्फ हार्ट क्या है? आर्टिकल 20। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी। अब यहाँ पे चार सबसे थे। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, मैंडेमस परमादेश है, प्रोहिबिशन प्रतिवेशन, और सेक्यूरारी उत्प्रेषण है, और क्यू वोरेंटो अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जिसमें अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, जैसे कि हमने बताया था, किसी को बिना मतलब के डिटेंशन पे रख लिया गया, प्रिवेंटिव, यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि भाई आते हो। वी कमांड कंप्लीट पब्लिक प्रोटेक्शन है कि भाई पब्लिक अथॉरिटीज है कि सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य करने के लिए बाधित करना, कि कोई ऑफिसर उसको बोल रहे भाई ये करो, तुम ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये चीजें मत करो, इस तरीके से करो, ये ज्यादा अच्छा है। दूसरा क्या है? प्रोहिबिशन, कि स्टॉप किया जाए एज ए लोअर कोर्ट। अब ये कोर्ट के लिए होता है कि निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र में बाहर जाने की रोक है, कि अपने अपने अधिकार से बाहर जाके मत करिए, तो इसके लिए प्रोहिबिट करेगी, रोकेगी। उत्प्रेषण है, टू बी सर्टिफाइड, मतलब निचली अदालत के आदेश को रद्द करना, कि लग रहा है निचली वाली अदालत से अब मेरे पास कोई केस है, अब मुझे लग रहा है निचली अदालत ने ये केस को गलत किया है, हाईकोर्ट चाहेगा तो उस केस को पलट देगा, बोलेगा नहीं ये चीज नहीं है। क्यू वारंट, बाय वारंट क्वेश्चंस एज अ पर्सन क्लेम टू बी अ पब्लिक ऑफिस, किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे पर सवाल उठाना, कि आपने किसी एक पर्सन है उसको बोला कि नहीं भाई तू तो गलत कर रहा है और तेरा ये पद तेरे हिसाब से गलत। ठीक है, अब ये सब चीजें हो गई, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है मैं बताता हूँ। हैबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट जा सकता है? तो ये दोनों के अगेंस्ट, पब्लिक के भी, सॉरी, और प्राइवेट के भी। ठीक है,
अब मैंडेमस जो है, मैंडेमस किसके अगेंस्ट जा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बॉडी के, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट नहीं जाता। मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हो मगर प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट हो गई, कोर्ट्स हो गए, कॉर्पोरेशन हो गई, ये सब के अगेंस्ट ले जाओ। लेकिन जो प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट? सिर्फ ओनली जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, ठीक है, इसके अगेंस्ट जा सकते हो। अर्ध न्यायिक संस्थान और अर्ध न्यायिक संस्थान के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाली कोई अलग संस्थान है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। फिर आता है सर्टियोरारी। तो सर्टियोरारी किसके अगेंस्ट जा सकते हो? हाँ, सर्टियोरारी आप इसमें भी सेम चीज, जुडिशरी में भी आप जा सकते हो और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जा सकते हो। क्यू वारंटो में है, तो क्यू वारंटो में कौन सा है? ओनली जो भी सब्सिट्यूट पब्लिक ऑफिसर है, जो भी पब्लिक ऑफिसर जितने भी ऑफिसेज होती है उसके अगेंस्ट आप जा सकते हो। और वो बताती है गवर्नमेंट की, वही जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया था स्टेट क्या है, तो स्टेट के हिसाब से ये जा सकते हो। अब ये सब तो हो गया कि हम, मैं एक पर्टिकुलर कोई चीज हूं तभी मैं जा सकता हूं। लेकिन इसी के बाद में एक कॉन्सेप्ट आया था PIL, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका बोलते हैं। ये आया था, कब आया था? PM भगवती जी ने दिया था इसको कॉन्सेप्ट, PN भगवती, सही, इनका ये कॉन्सेप्ट था, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और 1980 के बाद से बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आया था। इसके हिसाब से यहाँ पे लोकस स्टैंडर्ड, कि लोकस स्टैंडर्ड एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये था कि अगर किसी आदमी को लगता है कि सामाजिक तौर पे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का हनन हो रहा है, गवर्नमेंट की ये एक्टिविटी की वजह से हनन हो रहा है, तो वो उस सामाजिक तौर के, उस सामाजिक का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के अपनी तरफ से कोर्ट की तरफ लड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, आज मैं गया कहीं खनन करने लगा, वहां की जो आदिवासी ट्राइब है, जो ट्राइबल कम्युनिटी, वो आके मेरे ऊपर बोली नहीं ये तो गलत है, ये गलत है। अब मैं गलत काम तो कर ही रहा हूँ, मुझे पता है। अब वहीं पे कोई दूसरा एक पर्सन गया, उनकी तरफ से खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या करना आगे, तो वो जाके केस डाल दिया और वो उनके बिहाफ पे लड़ा। और वो बता, जैसे MC मेहता कैसे ताजमहल केस का हुआ था, जिसमें ये सबसे बड़ी बात थी, ये पता चला था। तो इसके मिसयूज भी बहुत हुए, इसकी यूज भी बहुत अच्छे हुए, जैसा मैंने आपको भी समझाया। ओके, अब ये 3 आर्टिकल है, फिर आपका चैप्टर खत्म। काफी लंबा लेक्चर हो गया। आर्टिकल 33, 34, 35। आर्टिकल 33 क्या है? पावर टू सर्टन राइट्स है, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रेज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को, जैसे कि यहाँ पे चल लेते हैं, यहीं पे लिखा है आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, यहाँ पे पार्लियामेंट अपनी तरफ से कंट्रोल लगा के रोक सकती है। मार्शल लॉ, नेशनल इमरजेंसी में बेसिक फर्क क्या है, ये इसे मैं बता देता हूँ कि जो मार्शल लॉ होता है ये फंडामेंटल राइट्स को लगभग खत्म कर सकता है, मगर कुछ देर के लिए और कुछ जगह के। लेकिन नेशनल इमरजेंसी पूरी इंडिया के लिए भी हो सकती है, मगर नेशनल इमरजेंसी से इम्पैक्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स पे भी होगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे भी होगा, यहाँ तक कि बजट पे भी। ठीक है, तो ये मार्शल लॉ था, आर्टिकल 33। और जब आर्टिकल 33 की बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास पावर है कि वो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते। फिर उसके बाद आया आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 क्या है? ये एक्सक्लूसिवली पावर दिया कि पार्लियामेंट को कि वो फंडामेंटल की कुछ कुछ आर्टिकल को चेंज कर सकती है, जैसे अनटचेबिलिटी है, ट्रैफिकिंग है। मतलब आर्टिकल 16 को, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 33, 34, 17 और 23। प्लीज ये लिख लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा, आर्टिकल अनुच्छेद 16, 23, 33, 34, 17, 23। ठीक है, इन चीजों के ऊपर बात हुई थी। यहाँ पे आके हमारा फंडामेंटल आर्टिकल खत्म हो जाता है और ये आर्टिकल 31A, B, C है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब राइट आउटसाइड पार्ट 3 के, मतलब फंडामेंटल राइट का तो पार्ट 3 था, अब इसके बाहर कौन सा और ऐसा राइट? तो आर्टिकल 265, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं, ये आपको पता होना चाहिए पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300 है, जो कि पहले 31 था, 300A में चले गए, तो ये क्या हो गया? एक लीगल राइट हो गया। आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, कौन सा? आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 आया था, जिसमें एज 21 से हटा के 18 कर दी गई थी। कौन से अनुच्छेद से? 61वें अनुच्छेद से, अरे सॉरी 61वें संविधान संशोधन से हो गया 326 वाला। और यहाँ पे एज खत्म। बस ये था आपका राइट चैप्टर, बड़ा लंबा चैप्टर भी हो गया।
बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी कर लिया। मैंने यहाँ पे कुछ आपको पूछता हूँ, बस इसका जवाब दे दीजिए आइएगा। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा अनुच्छेद 24वां जो संविधान संशोधन उससे कौन सा अनुच्छेद ऐड हुआ? बस आपको अपने आप में जवाब देते रहना, मैं क्वेश्चन पूछते जाऊँ। 25वें अनुच्छेद से क्या ऐड हुआ? ठीक है, 25वें संविधान संशोधन से। ठीक है, मैं जितने भी संविधान संशोधन का नाम ले रहा हूँ बस उससे बताइए। 24वें से क्या हुआ? 25वें से क्या हुआ? इसी के साथ में 86वें से क्या हुआ? 97वें से क्या हुआ? फर्स्ट वाले से क्या क्या हुआ? याद आ रहा है? याद आ रहा तो बहुत सही है, अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज लेक्चर को ध्यान से सुनिए। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत इजी समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मदद करिएगा, हमें भी मदद करिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।